एजलेस बॉडी पे लोगों को काम करना है। कल से वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं या आज अभी से क्या स्टार्ट कर सकते हैं? पहला तो लोगों को यही पता नहीं कि हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक होती है कैलेंडर एज, दूसरी होती है हमारी मेंटल एज और तीसरा है हमारी बायोलॉजिकल एज। ये 3 अलग अलग एज होती है और ऐसा देखा गया है कि हमारी बायोलॉजिकल एज मेंटल एज को फॉलो करती है। ज्यादातर दर्शकों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे 2 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। 10% इज कॉन्शियस माइंड, 90% इज सबकॉन्शियस माइंड। और ये 10% का भी 10% यूज करते हैं, तो टोटल माइंड पावर का सिर्फ 1% यूज करते हैं। तो सोच लो कि सिर्फ 1% माइंड पावर इस्तेमाल करके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है, हैप्पीनेस के ऊपर हुई है, और ये हैप्पीनेस की रिसर्च ये कहती है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस आती है बॉन्डिंग से, रिलेशनशिप से आती है, अच्छे रिलेशनशिप से। और जो इंसान हैप्पी रहता है वो एजलेस भी बनता है ऑटोमेटिकली। हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हाउ फास्ट आई एम एजिंग, मैं कितना स्पीड से जा रहा हूँ डेथ की तरफ। अगर हमें पता चल जाए, टेक्निकली पता चल जाए, टेस्ट से पता चल जाए कि हमारी एजिंग बहुत स्पीड से हो रही है, तो हम उसको स्लो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अवेयरनेस के बाद एक और भी स्टेप है, अगर आप धनवान है तो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग यंग दिखना चाहते हैं। वैसे सभी की चाहत होती है यंग दिखना, और दूसरा ये सवाल है कि कितने लोग यंग होना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। कितने लोग यंग होना चाहते हैं, कितने लोग यंग दिखना चाहते हैं। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जो हमारे आज के गेस्ट हैं इसी सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इसी सब्जेक्ट पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। उनकी आज 130वीं बुक उन्होंने लॉन्च की है, जो ये एजलेस बॉडी पर, जो आप लोगों के सवालों के जवाब देगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी का। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, थैंक यू। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो आज आपकी नई बुक जो लॉन्च हो रही है, एजलेस बॉडी, आज हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। कि हम एजलेस बॉडी क्या है। अच्छा, इसके पहले दर्शकों को एक सवाल पूछते हैं जी कि हमारी दोनों की एज क्या है, गेस करे वो। जी। और लास्ट में हम बता देंगे हमारा एक्चुअल एज क्या है और उन्होंने गेस क्या किया है। जी तो पता चला कि वो सही गेस किया या गलत गेस किया। जी तो दर्शकों को हम बोलते हैं कि आप गेस करिए हमारी दोनों की एज। जी। ठीक है, आप और हमारी एज गेस करके कमेंट में लिख के बताइए कि कितनी गेस किया तो आपने, डॉक्टर और साहब की आखिर age में हम क्या? रिवील करेंगे हमारी एज जी। दोनों की। ठीक है, जी। ज़्यादा मत लिखना है, हम दोनों यंग हैं, एजलेस है। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले तो हम एक छोटा सा सवाल में, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी रिसर्च की है, इतने सालों से आप इसको रिसर्च कर रहे हैं और सबको अवेयर कर रहे हैं इससे। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम एक मन पे बात करते हैं, तो मन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्या है? वेरी गुड। पहले तो लोगों को यही पता नहीं कि मन क्या है। जी इवन हमारे मेडिकल डॉक्टर को भी पता नहीं रहता है, जी क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाता है। जी हमें सिर्फ दिमाग के बारे में सिखाया जाता है, मन के बारे में नहीं सिखाया जाता। और ज़्यादातर लोगों को तो ये भी डिफरेंस पता नहीं है कि मन और दिमाग अलग अलग चीज़ें हैं, जी दोनों एक ही समझ लेते हैं। जी तो कंप्यूटर की भाषा में अगर समझे तो दिमाग है वो हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है। ओके। सिंपल है। जी दिमाग पदार्थ है और मन है वो शक्ति है। शक्ति दिखती नहीं है, जैसे बिजली है वो शक्ति है, जी वो दिखती नहीं है, जी मगर बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जी। बिजली के लिए हमारे पास 2 ही चॉइस होती है, इस्तेमाल करो या नहीं करो। नहीं करो तो काम में नहीं आती, करो तो फ़ायदा होता है। तीसरे भी ऑप्शन है, गलत इस्तेमाल करोगे तो शौक लगेगा और मर जाओगे। जी मन का भी ऐसा है, या उसका इस्तेमाल करो या नहीं करो, या गलत इस्तेमाल करो, जैसा बिजली का होता है। तो मन है वो एक शक्ति है, और दिमाग है वो एक पदार्थ है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, नाश कर सकते हैं, फ़ोटो निकाल सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। पदार्थ के साथ सब कुछ होता है। मन जो एक शक्ति है उसके साथ इसमें से कुछ भी नहीं होता। मन को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फोटोग्राफ नहीं निकाल सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते, नाश भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जी और भगवान ने हमें सबको 100% माइंड पावर दिया है, मगर कहते हैं कि हम हमारे माइंड पावर का 10% से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? हमारे 2 मन होते हैं। ज़्यादातर दर्शकों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे 2 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, 2 मन होते हैं हमारे। तो 10% इज़ कॉन्शियस माइंड, 90% इज़ सबकॉन्शियस माइंड। और हम सब लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही जानते हैं जो 10% होता है, और ये 10% का भी 10% यूज़ करते हैं।
तो टोटल माइंड पावर का सिर्फ 1% यूज़ करते हैं, जबकि 90% पावर वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सोच लो कि सिर्फ 1% माइंड पावर इस्तेमाल करके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी। तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। तो मेरा हमेशा का मिशन रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखाऊं कि ये सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपके सपने भी पूरे हो और देश का भी भला हो। तो मैं जो प्रेरणा का झरना किताब लिखी है, जो बेस्ट सेलर बनी है, वो इसके ऊपर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो इसका इस्तेमाल करके आप एजलेस भी बन सकते हैं, बहुत सारा धन कमा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, सब कुछ होता है। जी। ये है। तो ब्रांड बनाना, नाम कमाना, फेम, मनी, ये सब तो सभी बात सबको करते हैं। चाहिए। जी, सबको चाहिए, लेकिन सबसे पहले सबको चाहिए कि वो उनकी उम्र कम दिखे या कम एजलेस कैसे बने। एजलेस कैसे बने, या मतलब मन से कैसे हम कम उम्र बिल्कुल। को पाए। पहली बात तो बताओ कि हमारे 3 टाइप की एज होती है। जी। एक होती है कैलेंडर एज, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी रहती है, आधार कार्ड में और पासपोर्ट में लिखी जी। रहती है, जिसको हम कहते हैं कैलेंडर एज। जी। दूसरी होती है हमारी मेंटल एज। मेंटली हम अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं, कितना यंग फील कर रहे हैं, जी। ये है। और तीसरा है हमारी बायोलॉजिकल एज, हमारे बॉडी की सेल की एज क्या है। ये 3 अलग अलग एज होती है। और ऐसा देखा गया है कि हमारी बायोलॉजिकल एज मेंटल एज को फॉलो करती है, वो जन्म तारीख को फॉलो नहीं करती है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे आप है, आपके जन्म तारीख के हिसाब से जो एज है उससे बहुत आप यंग दिखती हो। तो आपका बॉडी ने वो कैलेंडर एज को फॉलो नहीं किया, आपका जो मेंटल स्टेटस है उसको फॉलो किया है। तो जो एजलेसनेस है वो माइंड से शुरू होती है, वहाँ कैलेंडर से शुरू नहीं होती है। तो हम अगर माइंड को समझ ले और माइंड को यंग फील करवाए तो बॉडी के जो हर एक सेल हमारे माइंड को फॉलो करता है। तो मैंने यही लिखा है कि माइंड को कैसे एजलेस बनाए ताकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एजलेस बन जाए, क्योंकि बॉस तो वही है, माइंड है, राजा है शरीर का। जी। जी। ऐसा है। मतलब टाइम को हम इमोशन से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जो टाइम है, मतलब हमारा जो एज, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम बिल्कुल। दिख रही है एज हमारी, तो क्या हम ये जो टाइम है इसको इमोशन से कंट्रोल करते हैं? माइंड के देखिए, हमारा जो बॉडी है ना, माइंड क्या काम करता है, माइंड विचार करता है, जैसा विचार करता है ऐसी इमोशंस होती है। माइंड में हमारी एक बिलीफ सिस्टम रहती है जो एक्चुअली वो विचारों का एपी सेंटर है, वहीं से विचार बनते हैं। फिर हमारी हैबिट्स होती है, आदतें होती है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में रहती है, उसको हम सही तरीके से समझेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी बॉडी एजलेस हो जाएगी। यही सब बातें इसके अंदर मैंने लिखी है कि हमारे विचार हमारे बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी इमोशंस कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी डेली हैबिट कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये चारों चीज़ों को समझने से, मॉडिफाई करने से बॉडी पे रिजल्ट दिखेगा आपको। इंटरनली आप यंग हो जाओगे, सिर्फ दिखोगे नहीं, रियली यंग हो जाओगे। जी। आपका शरीर का हर सेल वैसे रिस्पॉन्ड करेगा जैसे आप यंग हो। जी। ऐसा है। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इस एजलेस बॉडी पे लोगों को काम करना है, कम एज का दिखना बनानी है, तो कल से वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं, या आज अभी से क्या स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज तक आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। क्रिएट दी अवेयरनेस क्रिएट करो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी लाइफ ऑटो पायलट पे चलती रहती है, एक मास ट्रांस में हम रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ से गुजरते हैं, पता ही नहीं हमेशा। तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करो कि मेरी बॉडी कैसी है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं मिरर में देखता हूँ, जो बायोलॉजिकल एज है आपको मिरर में दिखती है, तो मिरर में दिखता हूँ तो मैं कितना एज का दिखता हूँ, मेरी कैलेंडर एज से बड़ा दिखता हूँ या छोटा दिखता हूँ। पहले अवेयरनेस क्रिएट करिए, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद डिसाइड करिए कि मुझे ये एज को कम करनी है, मेरी बॉडी की एज को कम करनी है बायोलॉजिकल। दूसरा ये है कि अवेयरनेस के बाद एक और भी स्टेप है। अगर आप धनवान हैं तो आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपके बॉडी के हर सेल की स्पेसिफिक एज बता देंगे कि आपका हर सेल की एज कितनी है, बायोलॉजिकल एज, यानी बालों की एज कितनी है, स्किन की कितनी है, हार्ट की कितनी है, लंग की कितनी है, इंटेस्टाइन की कितनी है, लीवर की कितनी है, किडनी की, सभी की एज बता सकते हैं। ऐसी टेस्ट होती है। सबकी एज अलग अलग होते हैं? अलग अलग होती है, सबकी एज अलग अलग होती है, और ये आपको बता देते हैं। और एजिंग की आपकी स्पीड क्या है वो भी बता देगी, ताकि आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं कब मर जाऊंगा। ऐसा ये आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन सब होता है। हम एजलेस से बात करने भी नहीं, कहने का मतलब यह है कि देखो, आप एज को रोक दोगे, एजिंग को रोक दोगे तो लंबा जियोगे। ये बुक में मैंने सिर्फ यंग दिखने की बात नहीं की है, हाउ टू लिव लॉन्गर, फील स्ट्रोंगर एंड लुक यंगर, ये तीनों चीज़ की बात की है। लंबा जिया कैसे जाए
और एनर्जी के साथ कैसे जिया जाए और यंग कैसे दिखे, ये तीनों की बात की है। बुक का टाइटल सिर्फ एजलेस बॉडी है, मगर मेरा पूरा मेडिकल नॉलेज का ज्ञान इसके अंदर आ गया है। तो जो किताब ये पढ़ेंगे, जो ये सीखेंगे, उनको ये तीनों फ़ायदा होने वाला है, लंबा भी जिएंगे। मगर कहने का मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हाउ फास्ट आई एम एजिंग, मैं कितना स्पीड से जा रहा हूँ डेथ की तरफ। अगर हमें पता चल जाए, टेक्निकली पता चल जाए, टेस्ट से पता चल जाए कि हमारी एजिंग बहुत स्पीड से हो रही है, तो हम उसको स्लो कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं हमारी एज को। आज मान लो आपकी बायोलॉजिकल एज 50 की है और आपको 40 की करनी है, तो एक किताब में हमने लिखी है, वो टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यानी सिस्टम को फॉलो करके आप 10 साल कम भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। इट इज़ नेवर लेट, ऐसा हो सकता है। तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करिए, फिर अगर आपके पास पैसा है, जैसे मैंने गूगल पे देखा 52,000 चार्ज है उसका टेस्ट का। मगर आजकल जो गाड़ियाँ लेके घूमते हैं उनके लिए अगर हेल्थ की अवेयरनेस है तो 52,000 खर्चा करेंगे। टाटा की एक कंपनी है 1mg करके, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो दिखेगा, दिल्ली में ही उनकी हेड ऑफिस है। तो टेस्ट करवा लीजिए और फिर समझ लीजिए कि मेरी एज बहुत फास्ट हो रही है, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे लंबा जीना है, तो मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि इंटरनली आपको हेल्दी रहना है और एजलेस रहना है, तो आपको लाइफस्टाइल में बहुत चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो बॉडी है ना, लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। कुछ लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो एजिंग को फास्ट करती है, कुछ लाइफस्टाइल एजिंग को स्लो करती है। तो आपको तो टेस्ट से ही पता चल जाएगा, मिरर में देख के पता चल जाएगा कि आप यंग दिखते हो, बूढ़े दिखते हो। लोगों के कॉम्प्लीमेंट से पता चलता होगा। आपको अभी तक बहुत लोगों ने बोला होगा कि आप बहुत यंग दिखते हो, मुझे भी बहुत ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलती है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के रिस्पॉन्स से भी पता चल जाता है कि आप यंग दिखते हो। तो बायोलॉजिकल एज को घटाने का एक निश्चय करिए, डिसीजन लीजिए और फिर सिस्टम को फॉलो करिए, अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। और हमारा एजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, यानी एजलेस का, वो है हमारा कंफर्ट जोन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी या धंधा मिल जाता है, शादी हो जाती है, एक लेवल का स्टैंडर्ड बन जाता है, फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बाद में उनको स्ट्रगल नहीं करनी होती है, मेहनत नहीं करनी होती है, सोफ़ा पे बैठे रहना है, गाड़ी में घूमना है, डाइनिंग टेबल पे बैठे रहना है, टीवी देखते रहना है, बॉडी को श्रम नहीं देना है। तो उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल गलत होने से हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। और बॉडी का नियम है, उसको जितना एक्टिव रखोगे ना, इतना एजलेस रहेगा, जितना उसको आराम दोगे ना, उतना वो एजिंग फास्ट होगी। आजकल सबकी ज़िंदगी आराम वाली हो गई है, मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो एजिंग को स्लो करने का सबसे पहला फंडा ये है कि मन को शांत कर दो और बॉडी को एक्टिवेटेड रखो। मन जितना शांत रखोगे, बॉडी जितना एक्टिवेटेड रखोगे, एक्सरसाइज करके, योगा करके, कोई काम करके, तो आपका बॉडी यंग रहेगा। और मन शांत रखना है। हमारा उल्टा हो जाता है, बॉडी को हम आराम देते रहते हैं पूरा दिन, बॉडी से कुछ नहीं करते और माइंड एजिटेटेड रहता है, 24 घंटा चलता रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको मिलना है, उसको करना है। तो इसलिए हमारा एजिंग फास्ट हो रहा है, इसलिए सभी बीमारियां हो रही है। स्ट्रेस भी उसी से क्रिएट होता है और स्ट्रेस है वो हमारा सबसे बड़ा एजिंग का दुश्मन है। यानी जितना स्ट्रेस में जियोगे इतना एजिंग आपका फास्ट होगा। और आजकल आपको पता है कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में जीते हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में जीते हैं, यंगस्टर भी जीते हैं, मैरिड लोग भी जीते हैं, बूढ़े लोग भी जीते हैं। तो स्ट्रेस ऑल्सो बिगेस्ट दुश्मन है। तो जितना स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा, एजिंग स्लो हो जाएगी। एक एक गोल रखो कि मुझे एजिंग को स्लो करना है और रिवर्स करना है, एंड इट इज़ पॉसिबल। ऐसा ही सब साइंस के अंदर लिखा है। इतनी हमने रिसर्च की है किताब लिखने के लिए। मेरे साथ को ऑथर है, वो भी डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, किन्नरी गुप्ता करके लेडी है, वो भी आपके जैसी है, जितनी उम्र है उससे 20 साल कम लगती है वो। ऐसा है। तो हम दोनों एग्जाम्पल है उसके, दोनों मेडिकल डॉक्टर है, दोनों MD है। तो दोनों ने हमने बहुत सारी रिसर्च करके इसके अंदर सब चीज़ें निकाल के लाई है। यानी वो मक्खन निकाला है उसके अंदर से, दही के अंदर से हमने। तो ये सब बातें हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं थी। कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, जो मुझे अभी ये किताब लिखने के टाइम पे पता चली। वो इसका भी रोल होता है, इसका भी रोल होता है। जब लिख रहे थे तब पता चला। जी, तो वो चीज़ें क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया, इवन मैंने वाइन का लिखा है कि किसी को पता नहीं था कि वाइन है वो एंटी एजिंग है। रोज़ 1 गिलास वाइन पियोगे तो आपकी एज कम होगी। बाकी का दारू नहीं, मगर सिर्फ रेड वाइन, उसके अंदर कुछ तत्व रहते हैं जो आपको एंटी एजिंग करते हैं। ये मुझे भी पता नहीं है। वैसे मैं रेड वाइन का शौकीन हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरा एंटी एजिंग ये दवा है एक टाइप की। तो लाइफस्टाइल इज़ ए मेडिसिन जो एजलेस बनाने के लिए। वैसे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसको समझ लोगे तो ये सब हो जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताया, बॉडी को कंटिन्यूसली चलाते रहो। मेरी वाइफ मुझे बहुत बार कहती है कि अब इतना क्यों भाग दौड़ करते हो, हमारे पास बहुत पैसा है,
यानी इनफ पैसा है जो हमें कभी यानी गरीब नहीं बना देंगे। बोलता हूँ मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं भागता हूँ, मैं हेल्थी रहने के लिए भागता हूँ। क्योंकि शरीर को घर में बिठा रखोगे, मैंने रिटायर हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, घर में बैठा रहूँगा या सोता रहूँगा और क्या करूँगा। तो मेरी तो एजिंग फास्ट होगी, जल्दी मर जाऊँगा। लंबा जीना है तो शरीर को चलाना ही पड़ेगा। तो माइंड और बॉडी दोनों को जितना एक्टिव रखोगे ना उतना अच्छा रहता है, वो यंग रहता है। चैलेंज करते रहना चाहिए। इसमें हमने बहुत सारी बातें लिखी है, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग की बातें लिखी है कि हमारी बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, जिसको NLP की टेक्निक से चेंज कर सकते हैं। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस समझाया हुआ है कि जो न्यूरॉन्स है, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब ऐसा मानते थे कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होती है उसके सेल होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो हमको जब बचपन में जो हम इस दुनिया में आया तब हमको मिला है वो संख्या सेम रहती है, बढ़ते नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। डैमेज हो गया तो फिर रिपेयर भी नहीं होता है। मगर अभी नया साइंस आया है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बोलते ब्रेन है वो सबसे एडेप्टेबल ऑर्गन है बॉडी का, यानी वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है। सिचुएशन उनको अच्छी दो, एनवायरनमेंट अच्छा दो तो ग्रो भी करता है, नए ब्रेन सेल बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में इंटरकनेक्शन बढ़ता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी में समझाया है जी। तो ये सब चीज़ें अभी नहीं है। तो हमने क्या किया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, NLP के जरिए बताया कि हम बॉडी की एज को कैसे रिवर्स करेंगे और कैसे उनको मेंटेन करेंगे एजलेसली, ऐसा बायोलॉजिकल एज को खास करके जी। तो एज लेस बॉडी के लिए हमारी जो डेली रूटीन के फूड, हाँ, फूड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। पैकेज फूड खाओगे ना तो आपका एज को नुकसान करता है। यानी जो पैकेट में आजकल ऑनलाइन मंगवाते हैं ना हम सब, ये चीज़ कभी भी नहीं खानी है। मेरे घर में मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, कभी कभी आ जाता है, मगर मैंने फास्ट फूड है आजकल, पहली पसंद फास्ट फूड है। लोग बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं ये फूड खा रहा हूँ उसमें मुझे क्या नुकसान होता है, ये पता ही नहीं, और जानते हुए भी करते हैं। लेकिन जब आप बताएंगे कि एजलेस बॉडी इसको खाने से ही हो, मतलब इसको खाने को बंद करने से होती है, कि जो हम बाहर जो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या तो इन सब से दूरी बना लें तो हम एजलेस बॉडी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप ये देखो, एजलेस बॉडी बनाने के लिए कुछ चीज़ें बंद करनी है, कुछ चीज़ें चालू करनी है जी। उसमें फास्ट फूड को ब्रेक मार देना है जी। कभी कभार खा लिया, मजबूरी से खा लिया तो ठीक बात है, मगर घर में डेली फास्ट फूड आता रहे, अपना पैकेज फूड आता रहे, वो गलत है जी। तो नहीं मंगवाना चाहिए इसे। तो इससे छुटकारा करिए। होटल के फूड है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा रहता है। नमक हमारे बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करता है। आप देखेंगे ना, सभी जगह होता है। और मैं ढूंढ रहा था, आज मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं बोला नमक कम हो, ऐसी कौन सी चीज़ है? बोले कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बोला फ्रेश बना दो। बोले नहीं, हमारे यहाँ बनी बनाई रहती है। ये टेस्ट है कि आपको कितना बासी खाना देते हैं। अच्छा, जितना फ्रेश फूड खाते हैं उतना आपका एजिंग को फ़ायदा होता है, एंटी यानी एजिंग को फ़ायदा होता है, और जितना पुराना खाओगे उतना नुकसान करता है। तो मैं उसको पूछता हूँ कि नया बना दो ना। बोला नहीं, हमारे यहाँ नया नहीं बनता। तो इसका मतलब वो डीप फ्रीज में से ला के गर्म करके हमें देता है, यही मतलब हुआ ना जी। मैं 2 दिन से मैंने यही टेस्ट किया जो भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ कि मुझे बिना नमक का कुछ दे दो। चलो, बोले हमारे पास कोई भी नहीं है। कल मैं एयरपोर्ट पे था, वहाँ भी मैंने पूछा 2-3 रेस्टोरेंट में कि बिल्कुल बिना नमक का आपके पास क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। बोला बना दो। बोले नहीं, हमारे यहाँ बनता नहीं है, वो तो पहले से बन के प्रीपेड फूड होता है, हम तो सिर्फ आपको गर्म दे के खिलाते हैं सर जी। तो दैट इज़ बैड जी। तो जितना बाहर खाने का करोगे उतना आपका नुकसान करेगा। तो जिनको भी एज कम करनी है, रिवर्स करनी है, प्लीज़ ये जंक फूड को बंद कर दो, होटल का खाना बंद कर दो, नेचुरली खाओ। देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ है वहाँ मोर देन 100 ईयर्स वाले लोग ज़्यादा है। एक फेमस किस्सा आपने सुना होगा, जापान में ओकिनावा करके आइलैंड है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा यानी सेंटेनरियन जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है जी। तो उनकी स्टडी हुई कि कैसे ये है, उनकी लाइफस्टाइल देखी गई, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है इकिगाई जी जी। इकिगाई। तो उसमें देखा है कि वो नेचुरल लाइफ जीते हैं, नेचर के साथ ज़्यादा रहते हैं, मेहनत करते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, होटल में नहीं जाते, जंक फूड नहीं खाते, पैकेज फूड नहीं खाते। रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है। जितना आप कम्युनिटी के साथ रिलेशन में रहोगे ना, इतना एजलेस बनते हैं, किसी को पता ही नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है, हैप्पीनेस के ऊपर हुई है जी। तो उसके बाई प्रोडक्ट भी पता चली कि लोग हैप्पी कैसे होते हैं। तो रिसर्च 85 ईयर्स तक चली,
पूरी दुनिया में उनके सैंपल देखे गए और ये हैप्पीनेस की रिसर्च ये कहती है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस आती है बॉन्डिंग से, रिलेशनशिप से आती है, अच्छे रिलेशनशिप से। और जो इंसान हैप्पी रहता है वो एजलेस भी बनता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखोगे कि आज कोई भी इंसान को मैं हैप्पी नहीं देखता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ। हर घर में दुख है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को रिलेशनशिप का दुख है, किसी को कुछ बीमारी का दुख है। नोबडी इज़ हैप्पी। तो नेचुरली जिनकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि जो अनहैप्पी है, नेचुरली वो तो एजिंग फास्ट ही होगी उनकी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग चाहिए। तो दुनिया में जितने भी ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे ज़्यादा सेंटेनरियंस है, वहाँ ये देखा गया है कि वो क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नेचर के साथ बने रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं, सनराइज लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं। हमारे यहाँ तो पॉल्यूटेड हवा, पॉल्यूटेड पानी, पॉल्यूटेड फूड, ये सब कुछ पॉल्यूटेड है। और ये पॉल्यूशन से क्या होता है, टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाता है और ये टॉक्सिन हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तो वो हमारे एजिंग को फास्ट कर देता है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि टॉक्सिन जाता है मगर निकालने का टाइम भी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी नहीं है जी। तो उसकी वजह से होता है। तो एजिंग का दो अंदर इफेक्ट होती है। एक होती है इन्फ्लेमेशन, सूजन, पूरे बॉडी के हर सेल को टॉक्सिन की वजह से सूजन आती है तो हम बूढ़े होने लगते हैं, ये इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन। और दूसरा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन यानी कहीं लोहा बाहर पड़ा है तो उसमें पानी लगता है, हवा लगती है तो जंग आ जाती है। हाँ जी। तो हम बोलते हैं ये क्या जंग खा गई। तो वो जंग क्या होता है कि ऑक्सीजन हवा में रहता है, वो फेरस यानी लोहे के साथ मिलके फेरस ऑक्साइड बनता है जिसको हम जंग कहते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में सेल है, उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, यानी हमारे शरीर का भी डीके होता है, जंग खाती रहती है, तो उससे बचाना चाहिए। तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट या गोली खानी चाहिए, सप्लीमेंट खाना चाहिए। अभी आपने ग्रीन टी पिया, वो एंटीऑक्सीडेंट है तो वो आपको बचाते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। या ऐसे फूड आते हैं जो खाना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट है, मगर हमारा फूड ज़्यादा नकली रहता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहता है जी। तो ऐसे कौन से हमारे डेली रूटीन के फूड हैबिट होने चाहिए जो तो जैसे जिसमें फल फूल और सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। मेरा तो रूटीन ऐसा है कि मेरा टोटल फूड का 50% मैं सलाद एंड फ्रूट्स खाता हूँ। और धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, 50 का 60%, 70%। और 2-4 साल में मेरी इच्छा है कि मैं 100% इसके ऊपर जीना शुरू कर दूँ। और आदमी जी सकता है, ओनली फ्रूट्स एंड सलाद के ऊपर जी सकता है। रामदेव बाबा वही करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स एंड सलाद के ऊपर जीते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ, लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने हैं। और जो हाँ, डेयरी प्रोडक्ट बहुत नुकसान करती है, डेयरी प्रोडक्ट। इसलिए तो वीगन मूवमेंट चल रही है, आपको पता है। हाँ जी। क्योंकि जितने भी, इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि जितने भी वाइट फूड है ना, सब वाइट पॉइजन है। मैदा, दूध, घी, बटर, चीज़, पनीर, ये सब चीज़ें आपके लिए टॉक्सिन का काम करता है, ये नहीं खाना चाहिए। मैं अवॉइड करता हूँ एक्सेप्ट मिल्क प्रोडक्ट, यानी जो चाय में डालता हूँ वो भी। बाकी मैं पनीर और चीज़ से दूर रहता हूँ, घी से दूर रहता हूँ, मक्खन से दूर रहता हूँ, मैं नहीं खाता। ये सारा कुछ हम घर पे बनाए तब भी सेम है, सभी घर में बनाए या बाहर से खाए। ये तो वैसे घर में बनता भी नहीं है, दूध तो गाय से आएगा ना, घर में कहाँ बनेगा। घर में तो हम गर्म करके ही पीते हैं ना। तो घर में बनाए हो बाहर से आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो वीगन मूवमेंट बहुत चल रही है। रिसर्च हुई है कि जो वीगन होते हैं उनका एजिंग स्लो हो जाता है, ऐसा है। मगर क्या होता है कि सालों का हमारा मास प्रोग्रामिंग है ना। बचपन से हमको सिखा गया है कि दूध पियो नहीं तो वीक हो जाएगा, दूध में से कैल्शियम मिलता है। मेरी वाइफ आर्ग्यूमेंट करती है दूध के लिए, बोले दूध नहीं पीऊँगी तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। बोला दूध आया कहाँ से, गाय से आया ना। गाय ने किसका दूध पिया था, उसका कैल्शियम कहाँ से आया जो आपको मिला, वो तो घास फूस से आया है ना। तो फिर ऐसा ज़रूरी है कि हम दूध पिए तो ही कैल्शियम मिलेगा। उनको अगर घास फूस से कैल्शियम मिला है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, सलाद से क्यों नहीं मिलेगा, है ना। मगर ये हमारा मास प्रोग्रामिंग है, क्योंकि सदियों से जनरेशन से हमको ये बताया गया है कि दूध अच्छा है। हमें मेडिकल कॉलेज में सिखाया जाता था, मैं खुद सिखाता था, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। ऐसा फॉर्मूला ही बताते थे कि मिल्क में एक्सेप्ट विटामिन सी बाकी सब न्यूट्रिएंट होते हैं। ऐसा मैं सालों से सिखाया आया हूँ, तो मेरा भी एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग था। तो अभी भी मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल्क इज़ अगेंस्ट आवर हेल्थ। ऐसा आज लोगों को समझाना मुश्किल है कि दूध खाना बंद करो, देखो मारेंगे आपको कि क्या पागल जैसे बातें कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग खाते आए, हम खाते आए, हमें कहाँ कोई नुकसान दिखता ही नहीं है। बट रिसर्च साइंस ये कहता है
कि दूध नहीं खाना चाहिए, वीगन रहना चाहिए। ओके। और इसी में फूड मतलब एक हेल्थ सप्लीमेंट्स जो मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है हेल्थ सप्लीमेंट्स का। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सप्लीमेंट जी, की। बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इसका कारण है कि हम जो जंक फूड खाते हैं ना, हम्म। जितना भी जंक फूड खाएंगे उसमें एक्चुअल न्यूट्रिशन नाश होता है। तो जितने इसको भी एजलेस बॉडी के लिए क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है। देखिए मेरी बात करूँ तो मैं कितना ज़रूरी लेता है? हूँ, इसमें मैंने 11 सप्लीमेंट की बात की है। मैं लेता हूँ पहले तो B12 लेता हूँ, विटामिन D3 लेता हूँ, फिर एक सी बकथॉर्न करके एक नया है, आपको हाँ पता जी, होगा जी, कि उसमें ज़्यादा विटामिन सी रहता है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 सब रहता है, जी। तो वो लेता हूँ मैं। उसके बाद शिलाजीत लेता हूँ, अश्वगंधा लेता हूँ, त्रिफला लेता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ, कोलेजन लेता हूँ, और ये लेता हूँ कोलेजन, हाँ ग्लूटाथियोन लेता हूँ। जी, इतने सप्लीमेंट में लेता हूँ, इतना नेचुरल फूड खाने के बाद भी, जी, क्योंकि उसका कोई नुकसान तो नहीं है, जी, मगर डेली तो हम मेज़र नहीं कर सकते कितना लेवल है। जी, मैंने इसका करवाया था B12 का और D3 का, तो कम आया था, जी, तब से मैं अलर्ट हो गया, दोनों शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ग्लूटाथियोन स्किन के लिए अच्छा है, जी, मैग्नीशियम हमारे जॉइंट के लिए अच्छा है, जी, नींद भी अच्छी आती है मैग्नीशियम से, जी, तो वो खाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते ऐड होता गया। तो जी, मैं आजकल इतने ये खाता हूँ, सप्लीमेंट खाता हूँ। जी, और सी बकथॉर्न के ऊपर तो मुझे काफ़ी विश्वास आ गया है, क्योंकि काफ़ी मैंने रिसर्च देखी, इवन एस्ट्रोनॉट के साथ सी बकथॉर्न भेजते हैं। जी। तो मैं रेगुलरली सी बकथॉर्न का ऑयल है वो मसाज करता हूँ, और उसका पल्प आता है उसको पानी में डाल के पीता हूँ। आप लेते हो क्या नहीं सी बकथॉर्न? ये कोइंसिडेंटली सर जितने सप्लीमेंट्स आप लेते हैं ना सेम उतने ही सप्लीमेंट्स मैं भी लेती हूँ, आप एक दो लेते और हो ना? शायद ज़्यादा होंगे। हाँ जी। वेरी गुड। हाँ, तो वो आजकल ज़रूरी हो गया, क्योंकि पहले हम नेचर के साथ रहते थे, नेचुरल फूड खाते थे, इतना जंक फूड नहीं हुआ करता था, तो इसलिए ये सब आजकल ज़रूरी है कि सप्लीमेंट लेना ही चाहिए जी, जीने के लिए। जी। ऐसा तो ये एजलेस मतलब हमारी उम्र को कम करने, कम दिखाना और कम होना, तो कम होने में क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है? बिल्कुल आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे इसको देखो, कैसे प्रोग्राम करते हैं? हाँ, एक इसकी थियरी है क्वांटम फिजिक्स की, जी, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कोई पार्टिकल नहीं है। जी, एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स जो बात करती है वो इलेक्ट्रॉन लेवल तक बात करती है, जी, कि जैसे माइक है जो हमें पदार्थ के रूप में दिखता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पदार्थ, हम्म, वो तो अल्टीमेटली एनर्जी है। हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये एक सॉलिड चीज़ है। जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी ऐसी रिसर्च हुई कि जब उसके सामने देखते हो तब वो दिखता है, बाद में डिसअपियर हो जाता है। तो अवेयरनेस, इट इज़ ओनली अवेयरनेस, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नॉट ए रियल थिंग, इट इज़ अवेयरनेस। हम्म, तो जितना आप अवेयरनेस करोगे ना, तो उतना इफेक्ट होता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट इसको कहते हैं। हम्म, तो आप सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करना है, तो आप आंखें बंद करते विजुलाइज करोगे। विजुलाइजेशन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सबकॉन्शियस माइंड। जी, आज सब लोग जानते हैं। जी, 30 साल पहले जब मैंने शुरू किया तब लोग मुझे पागल कहते थे जी, कि विजुलाइजेशन का बकवास कर रहा है। ऐसा जी, लोग बड़े बड़े ट्रेनर बोलते थे कि डॉक्टर अडिया बकवास कर रहे हैं, विजुलाइजेशन से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। आज सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी विजुलाइजेशन नाम की किताब है, वो एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। ये भी मेरा रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कि एक ही ऑथर की एक ही बुक एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी हो। ये विजुलाइजेशन है मेरी, जो इंडिया में किसी की थी नहीं, अभी भी नहीं है। विजुलाइजेशन के ऊपर सिर्फ मेरी इंडिया में किताब है। तो कहने का मतलब है कि जब आप विजुलाइज करते हैं तो आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम देते हैं अपनी एजलेस बॉडी का। अपने आप को यंग देखे और फील करे कि आप यंग हैं, तो सबको अपना जो बॉडी के जो बायोलॉजी है वो उसको फॉलो करना शुरू करेगी। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाओगे ऐसे सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। ओके, और यंग जैसा एक्टिविटी भी करो, मैं तो यंग जैसा एक्टिविटी करता हूँ। मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ सब मेरे से 20-30 साल छोटे ही है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप इतनी यंग कैसे रहते हैं। मेरे से ज़्यादा यंग लोगों से मैं काम करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच होना पड़ता है। तो जैसे माइंड यंग फील करेगा ऐसा बॉडी भी फील करेगा, जी, और बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा होता है। जी, अभी मैं एक शादी में गया था 1 साल पहले, वहाँ हिमानी करके एक ट्रेनर है, आपने शायद नाम सुना होगा। तो हम सब दोस्त मिले थे, संतोष नायर आए थे, काफ़ी ट्रेनर आए थे। एक ट्रेनर की बेटी की शादी थी, तो डिस्को हो रहा था। मैं वैसे डिस्को साथ शौकीन नहीं हूँ, मगर वहाँ डिस्को का प्रोग्राम था। मैं रात को 2 बजे तक डिस्को में था, डांस कर रहा था एट दिस एज। ऐसा तो यंगस्टर के साथ मैं रहता हूँ ऐसा। तो जितना यंगस्टर जैसा फील करोगे, एक्टिव रहोगे और वैसा सोचना शुरू करोगे, तो आपकी बायोलॉजी ऑटोमेटिकली क्लिक होगी। मतलब मैं जैसे माइंड जैसा हमारा माइंडसेट होगा वैसे हमारी बॉडी की एनर्जी होगी और Yes. वैसा हमारा बायोलॉजी होगी, बायोलॉजी होगी। बिल्कुल।
जी। वही तो हमें माइंड को ही ट्रीट करना है। अभी मैं दुबई में एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ, लिमिटलेस ब्रेन करके है, बहुत अच्छा है। और वहाँ उनका मेरा पॉडकास्ट भी है और बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। उनकी कुछ फ्रेंचाइजी यहाँ लेके आने वाला हूँ मैं, जो अभी इंडिया में नहीं आई है। ये एजलेस के ऊपर ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है दुबई के अंदर। इंडिया वाले बहुत पीछे है दुबई के सामने। दुबई तो मालूम है दुनिया की हर चीज़ पहले लाते हैं वो लोग। तो मेरी एक स्टूडेंट है जो 13 साल की थी तब से मुझे फॉलो कर रही है। अभी वो न्यूरोलॉजिस्ट करके काम कर रही है। तो वो बोलती है हम दोनों मिलकर इंडिया में रिवोल्यूशन करते हैं, एजलेसनेस के ऊपर करते हैं। मैं बोला चलो करते हैं ये। तो ये एजलेस ब्रेन, हमारी ब्रेन की उम्र और शरीर की उम्र दोनों, शरीर की उम्र तो रिवर्स कर सकते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड से। क्या हमारे ब्रेन की एज भी होती है जो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? यस, ब्रेन की एज होती है, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक साइंस आया हुआ है कि ब्रेन में होता क्या है एक्चुअली। ब्रेन के सेल रहते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसका कनेक्शन होता है, उसको पूंछ रहती है, वायर रहते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए एक माध्यम रहता है, जो एक लिक्विड माध्यम रहता है जो उसको सपोर्ट करता है ब्रेन सेल को रहने के लिए। जैसे हम चेयर पे बैठे हैं, चेयर हमें सपोर्ट कर रही है बैठने के लिए, ऐसा रहता है। एक्चुअली एवरी न्यूरॉन्स जिसको ब्रेन सेल कहते हैं इज़ एकदम मॉडर्न कंप्यूटर है, हाई फाई कंप्यूटर है। ईच न्यूरॉन इज़ ए कंप्यूटर। ऐसे हमारे शरीर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन, अरब। और 80 बिलियन तो सिर्फ दिमाग में रहता है, बाकी बॉडी में होते हैं, नर्व्स में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, ये सब जगह रहते हैं। ये इतने 100 बिलियन न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं और एक एक न्यूरॉन दूसरे 20-20 हज़ार न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड रहते हैं और कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहते हैं। एक ही न्यूरॉन्स यहाँ भी कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ करेगा, उनके साथ करेगा। तो कितना अजीब भगवान ने ब्रेन बनाया हुआ है। तो ब्रेन जब यंग आदमी रहता है तो उनके न्यूरॉन्स की हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है तो कम्युनिकेशन स्लो होता है, न्यूरॉन्स की साइज़ कम होती है, न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं, संख्या कम होती है। तो हमें अगर इसका ब्रेन का एज कम करना है तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत है वो अपनाने पड़ेंगे। उसमें ये कहते हैं, एक न्यूरोजेनेसिस करके एक कंसेप्ट है कि हम नए न्यूरॉन जनरेट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नए कनेक्शन बना सकते हैं। यानी जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स आएंगे, नए बन के आएंगे, जितने कनेक्शन ज़्यादा रहेंगे, जितनी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, उतना यंग बनेगा आपका ब्रेन। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, वो एक्सरसाइज करते जाओगे तो यहाँ पे आपका ब्रेन यंग बनता जाएगा। जैसे आप कोई भी एज के हो, डिस्को में जाओ, घूमने को जाओ, यंग लोगों से बात करो, किसी के प्यार भरा रिलेशनशिप रखो, ये सब चीज़ आपके ब्रेन को यंग बनाता है। उसको चैलेंज किया करो, पजल खेलो, ये सब नया इंस्ट्रूमेंट सीखो, नई लैंग्वेज सीखो, तो आपका ब्रेन यंग बनता जाता है। तो हम कोई भी एज में यंग बना सकते हैं अपने ब्रेन को, और ब्रेन को यंग बनाया तो नेचुरली बॉडी उसको फॉलो करती है। तो बेसिकली तो हमारा फोकस वहीं रहता है। हमारी जो बिलीफ है, इसलिए क्या होता है, मैंने कहीं पढ़ा था, व्हाट इज़ ओल्ड एज। जब हम बूढ़े होते हैं तो ब्रेन बिकम्स दिस वन नैरोअर एंड वेस्ट बिकम ब्रॉडर। ये बढ़ती जाती है और ये नैरो होता जाता है। यंग का क्या होता है, ये ब्रॉड होता है और ये नैरो रहता है। तो हमें इसको फिर से ब्रॉड करना है तो हमें स्टिमुलस देना पड़ेगा ब्रेन को। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक्सरसाइज है वो करवानी पड़ेगी। तो आप लोगों से बात करो, सेमिनार अटेंड करो, किताब पढ़ो, नए इंस्ट्रूमेंट सीखो, नई लैंग्वेज सीखो, ब्रेन को कंटिन्यूसली पजल खेलो। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन को चैलेंज मिलती रहेगी, स्टिमुलस मिलता रहेगा। जैसे जैसे स्टिमुलस मिलेगा, न्यूरॉन्स नए क्रिएट होंगे, न्यूरॉन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका ब्रेन है वो यंग बनता जाएगा। ऐसा होता है। ये पूरा न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक नया साइंस है, उसकी एक्सरसाइज भी होती है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। मेरी किताब भी आ रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर एक आ रही है किताब। ऐसा है। तो पहले हम मन से यंग हो, फिर बॉडी यंग, ब्रेन को यंग करो, ब्रेन को यंग करोगे मन यंग हो जाएगा और बाद में ये हो जाएगा। अच्छा, ब्रेन और मन अलग अलग है। मन अलग अलग है, फिर मन यंग होगा। ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर, हार्डवेयर को भी आप यंग करते हो और ये सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में जैसे आईफोन है तो उसमें आता है ना, अपग्रेड आता है ना, आप अपग्रेड करते हैं ना, बिल्कुल ये इसको भी हमें अपग्रेड करना है। तो उसकी भी टेक्निक कुछ है, ऐसा है।
और हमारी जो बिलीफ सिस्टम होती है वो हमारे मन में रहती है। हम्म, तो बिलीफ सिस्टम चेंज करनी पड़ती है। क्या 60 साल की उम्र हो गई तो बूढ़े तो हो ही जाएंगे? हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। अब तो अभी तक बूढ़े मुझे हो गए, अब मोतिया क्या नहीं करें। आया है। मेरे से छोटे छोटे लोगों को मोतिया आता है। मोतिया आता है ना जनरली जी एज जी के साथ, जी घुटने घिस जाते हैं, जी ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। जी। मेरी 2 बहनों को नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। हम्म, मेरे से कम लोगों का मैंने नी रिप्लेसमेंट देखा है। नहीं मुझे मोतिया है, जी नी रिप्लेसमेंट किया है। ये एजिंग प्रोसेस है। जी। मगर वो जो मान लेते हैं और उसको लेट गो करने देते हैं कि वो तो होता ही रहेगा, एज होगी तो ये सब होने वाला है ना। तो इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम बीमार नहीं होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा मन में थॉट रखना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, हमारी बायोलॉजी हमारे थॉट्स को, हमारी बिलीफ को, हमारी हैबिट को, हमारी इमोशन को फॉलो करती है। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, वो यंगस्टर जैसी कर दोगे, तो आपकी बॉडी एजलेस बनी जाएगी। काम तो यही करना है आपको। पहले मन में काम करें, फिर बॉडी से काम बॉडी होगा। पे ऑटोमेटिकली जी इफेक्ट आएगी। मन ही जी तो बॉडी का राजा है। जी जी ऐसा है। जी। तो इसीलिए मैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये अपने, इनका रूटीन एक होता है, फूड हैबिट अच्छी होती है इनकी, रूटीन हैबिट अच्छी होती है इनकी, योगा वगैरह या जिम वगैरह करते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ को यंग दिखने के लिए वो ऐसा करते हैं, यंग होने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, मैक्सिमम लोग तो, जैसे रेखा है, जी वो मेरे एज की है, मगर कितनी यंग दिखती है, कितनी खूबसूरत दिखती है। जी। मुझे लगता है वो कोई कॉस्मेटिक का यूज़ नहीं करती है। वो योगा करके, मेडिटेशन करके अपनी बॉडी को मेंटेन किया उसने। अच्छा। अक्षय कुमार भी ऐसा ही है। जी। मगर कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, अपने बोटॉक्स लगवाते हैं, फिलर लगवाते हैं, क्या क्या करते हैं। और हॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा है। जी मैंने पूरा चैप्टर लिखा है कि ये सेलिब्रिटीज़ कैसे कैसे करती है, ओके। और वो डेंजरस भी है। जी अब माइकल जैक्सन का एग्जांपल वर्ल्ड फेमस है। जी। इनकी इच्छा थी 150 साल जीने की। मैंने पहला चैप्टर माइकल जैक्सन के ऊपर लिखा है ओ, कि 150 ईयर जीना था। जी। उसने 12 डॉक्टरों को 24 आवर्स घर पे एम्प्लॉय किया था, जो उनकी बॉडी को मॉनिटरिंग करते थे। ठीक है। अच्छा, उसने जितने भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसने सब यूज़ कर डाली। उसने मोर देन 20 सर्जरीज करवाई बॉडी के ऊपर। और जितने भी कॉस्मेटिक लेटेस्ट आते थे उनके पास आते थे। सप्लीमेंट लेता था, ऑक्सीजन चैम्बर्स में सोता था। ऐसा भी एक टेक्नोलॉजी है कि ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे तो आप यंग हो जाओगे। हाँ जी तो माइकल जैक्सन ये करता था। अभी ब्रियान जॉनसन है, वो भी कर रहा है ये सब जी। चीज़ें। और आजकल ऑक्सीजन चैम्बर का फैशन अभी इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है कि डेली आधा घंटा ऑक्सीजन चैम्बर में जाके सो जाओ तो आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपकी बॉडी यंग हो जाएगी। ऐसा जी। ये टेक्नोलॉजी आई है। तो माइकल जैक्सन ये भी करता था। मगर प्रॉब्लम क्या था, ये सभी चीज़ें बाहर से यंग दिखने के लिए हुआ करती थी। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ये नहीं जानते हैं कि बाहर से यंग दिखने से अच्छा है अंदर से ये बनो। इस चक्कर में क्या होता है, उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, नींद का प्रॉब्लम होता है। माइकल जैक्सन को भी यही हुआ था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद का प्रॉब्लम। सोच लो 100 नींद की गोली खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी, और उसको एनेस्थेसिया लेके सोना पड़ता था। अच्छा, उनका डेथ कैसे हुआ? एनेस्थेसिया का ओवरडोज हो गया, उससे उनका डेथ हो गया। सोच लो, प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेसिया होता है जो डेंजरस होता है, उससे ही उनको नींद आती थी। उनका डॉक्टर उनको रोज़ रात को सोने के लिए देता था, और उठने के लिए उनको फिर इंजेक्शन देना पड़ता था। इतना आर्टिफिशियल उसने लाइफ बना दिया था, तो अंदर बॉडी को जो नुकसान हो रहा था वो देख भी नहीं पा रहा था। उनको तो बस अच्छा दिखना था, अच्छा परफॉर्म करना था, वाह वाह करवाना था, नाम और फेम कमाना थे। तो ज़्यादातर ये 100 वर्ल्ड में है सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स एंड एक्टर्स। आपने बहुत सुना होगा कितने लोगों ने क्या ऑपरेशन करवाया। 2-3 तो एग्जांपल है जिसमें मर गए लोग। अभी सैफ जरीवाला का है, जी जी वो जो इंजेक्शन ले रही थी उसकी गोली भी आती है, जी मगर ज़्यादा इफेक्ट के लिए वो इंजेक्शन ले रही थी, वो इंजेक्शन तो उनका डेथ हुआ, जी सैफ जरीवाला जी का। जी। तो ये माइकल जैक्सन जी के लिए जो आपने भी बताया कि ऑक्सीजन मास्क लगाते थे, मतलब ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे वो तो। यदि ऐसा होता तो आप और हम यहाँ मास्क लगा के बैठे होते, ऑक्सीजन मास्क। हाँ, ऐसा नहीं होता वैसे तो पहले ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन नहीं हुई है, कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, जी समझे ना। और इसका अभी भी मैंने रिसर्च देखा, उसका अभी तक कोई अप्रूव्ड रिजल्ट नहीं है जी। क्या होगा ये ऐसा। और ओवर ऑक्सीजन होने से नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट भी है, तो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि घर में लाके आपने मास्क पहन के बैठ जाओ, ऐसा नहीं हाँ, होता है। इट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल ऑब्जर्वेशन। जी ऐसा है। आजकल रेड थेरेपी भी आई है, रेड लाइट थेरेपी आई है, जी तो वो लोग करते हैं यंग दिखने के लिए। जी बट उससे अच्छा है कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो, आपका ब्रेन को ठीक करो, एजलेस बनाओ, अपने माइंड का रीप्रोग्रामिंग करो, तो फिर अंदर से ही आप एजलेस हो जाओगे। फिर ये चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि कभी मैं ऑक्सीजन चैम्बर में जाके सोऊंगा जी ये यंग दिखने के लिए, रेड लाइट थेरेपी लूँगा, ऐसा मैंने तो सोचा नहीं है। जी इंटरनली जो होता है एज ए मेडिकल प्रोफेशन
वही मैं करता हूँ, जी। ऐसा होता और है। एक दूसरी चीज़ की एनेस्थीसिया लेते थे सोने के लिए माइकल जैक्सन जी, तो ये एनेस्थीसिया क्या सिर्फ नींद लाने के लिए देते थे? नींद एज पे फ़र्क डालती है? हाँ, एनेस्थेसिया मीन बेहोश हो जाना, उनको नींद नहीं आती तो बेहोश होकर पड़े रहते थे, तो लोग क्योंकि नींद बॉडी की को आराम की टैबलेट्स ले ज़रूरत होती लेते है। हैं, लोग नींद की टैबलेट्स ले लेते हैं या नींद की टैबलेट, उसको मेलाटोनिन। कोई भी टैबलेट इफेक्ट नहीं करती थी माइकल जैक्सन को। तो ये नींद और एज कनेक्ट करते हैं आपस में? ऑफ कोर्स, देखो इनफ नींद लेना हमारी एजलेस बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। मैं 8 घंटा नींद का मेरा नियम है, जो मेरा एवरेज मेंटेन हो जाता है जी। कि मैं रोज़ 8 घंटा सोता हूँ। मेरा स्लीप साइकिल 10 to 6 का है यूजुअली। कभी 11 बजे सोया तो 7 बजे उठता हूँ। 30 में से 29 दिन में ये फॉलो करता हूँ। एक दिन कोई ना कोई कारण से लेट हो जाता है, मगर मेरा यूजुअली ये फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब स्लीप में हमारी बॉडी की रिपेयरिंग मैकेनिज्म चलती है। जब हम पूरा दिन एक्टिविटी करते हैं, सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, जो नींद में ही होता है। आप नींद कम करोगे तो ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, नहीं होगी तो बैकलॉग जमा होगा, टॉक्सिन जमा होगा, जो आपको एजिंग को फास्ट कर देगा। जी। ऐसा है, जी। नींद का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और आजकल की जनरेशन ठीक से सोती नहीं है, मैंने देखा है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है। रात को 2-3 बजे तक, मैं तो मेरे जैसे मेरे स्टूडेंट ट्रेनर हैं उनका देखता हूँ, रात को 2 बजे ऑनलाइन होते हैं। मैं बोला कमाल की बात है, तो मतलब मुझे सोशल कैसे मीडिया पता भी चलता है एज कि कम मैंने करती 9 है। बजे मैसेज किया और रात को 2 बजे उनका रिप्लाई आया, तो समझ गया कि वो ऑनलाइन होंगे रात को 2 बजे। समझा ना? जी। तो ये डेंजरस है। सोशल मीडिया ने इतना हालत ख़राब कर दिया है कि सोच भी नहीं सकते। जी। फ़ायदा भी अच्छा, स्क्रीन टाइम ये आपका एजिंग फास्ट करता है। जी। जितना ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर देखोगे उतना आप बूढ़े जल्दी हो जाओगे। स्क्रीन को जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। तो ये जब से मुझे पता चला तब से मैंने बहुत कम कर दिया मेरा स्क्रीन टाइम। नहीं देखता हूँ ज़्यादा मैं, बहुत ज़रूरी न्यूज़ देखता हूँ या कोई रिसर्च देखता हूँ, बाकी मैंने बंद कर दिया। ये सोशल जो सीरियल बीरियल फिल्म देखना मैंने बंद कर दिया स्क्रीन टाइम के लिए। और जो काम ही यही करते हैं, उनका काम ही है डेस्कटॉप पे बैठ के उनका। वो तो अपनी लाइफ को रिस्क में रखे है। जी। सबसे ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है। 2 कारण है, एक तो स्क्रीन के सामने बैठे रहने का, जी। तो उनकी जो बॉडी की रिदम है वो चेंज हो जाती है। फिर बैठे रहने से बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है। जी। अब हमारा मसल होता है ना, जो बॉडी को शेप देता है, जिससे हम यंग फील करते हैं, वो मसल का नियम है 30 साल के बाद वो उसका मसल लॉस चालू हो जाता है हमारे नेचुरली। उसको बचने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर 30 साल के बाद हमने एक्सरसाइज नहीं किया तो एवरी ईयर 1 और 2% आपकी मसल लॉस हो जाता है, वीक होने लगते हैं आप। जैसे वीक होंगे तो आपका चलने में फ़र्क होगा, आपका बॉडी का पोस्चर में फ़र्क होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज तो नेसेसरी है, जितना फूड नेसेसरी है उतना एक्सरसाइज नेसेसरी है। जो नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो अपने आप का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जंक फूड से फैट बढ़ता है और मसल का लॉस होता है। जी। तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं वो सब। जी। ऐसा है, तो फैट का परसेंटेज भी मेंटेन करना चाहिए। आजकल तो बॉडी एनालिसिस आता है, स्मार्ट वॉच में सब कुछ आ गया है, ये जी, सब जी, चीज़ें। जी। उसमें आपको बताता है फैट का परसेंटेज क्या है, मसल मास का क्या है, आपका HRV क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, ये सब चीज़ चेक करना चाहिए। जी। अभी मुझे कोई बता रहा था 38,000 की मेरे एक दोस्त ने बेल्ट लिया, जो इतने सारे ये एजिंग के सभी मॉनिटर करते हैं पैरामीटर्स को। अच्छा। एवरी डे बेसिस पर आपको वार्न करते रहते हैं। जी। ऐसा, तो मैं बोला कि मैं अभी दिल्ली से आता हूँ ना, थोड़ा स्टडी करता हूँ, फिर मैं भी खरीदूंगा, तो घड़ी के बदले में भी मेरा मॉनिटरिंग चालू कर दूंगा, क्योंकि लोगों को जो सिखा रहा है वो हमें तो करना ही चाहिए ना। हाँ, बॉडी एक्टिव है ना? मसल एक्टिव। जैसे मैंने बताया कि बॉडी के हर पार्ट की एज की टेस्ट होती है, तो मैं अभी करवाऊँगा। वो अभी बेल्ट निकला है, उसका पूरा चेक कर लूँगा कि अच्छा वर्थ है तो मैं खरीद लूँगा। 38,000 का क्या प्रॉब्लम है? जी। हमारे शरीर के लिए तो हम कुछ भी खर्चा करने को तैयार रहते हैं ना। जी। जी। बीमार होके खर्च करने से अच्छा पहले खर्च कर लिया जाए। हाँ, बाद में करना पड़ता है। मैं वही बोलता हूँ कि जितना टाइम आप आराम करते हो ना घर के अंदर, इतना टाइम आपको ICU में भी गुजारना पड़ेगा, समझ लेना, क्योंकि आप बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं। जी। ये होता है। तो एक्सरसाइज में आप योगा को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं एजलेस बॉडी के लिए या फिर जिम? देखो, पहली बात है कि एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, और करते वो रॉन्ग करते हैं। रॉन्ग यानी मेरे वर्कशॉप होते हैं, उसमें मैं लोगों को पूछता हूँ कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो यूजुअली 10% ऑफ द पार्टिसिपेंट हाथ ऊपर करते हैं, 90% तो कुछ नहीं करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या करते हो, तो कोई बोलता है मैं 1 घंटा चलने को जाता हूँ, कोई बोलता है मैं योगा करता हूँ, कोई बोलता है जिम करता हूँ। ये तीनों चीज़ एक ही करते हैं। एक्चुअली तीनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, जिसको मैं होलिस्टिक एक्सरसाइज कहता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग इफेक्ट है। आप अगर
जॉगिंग करते हैं तो आपके मसल्स को होगी और ब्रीदिंग को फायदा होगा, हम्म, लंग्स एंड कार्डियक कैपेसिटी बढ़ेगी, जी। जिसको कार्डियो कहते हैं, हम्म, ट्रेडमिल में जी, करते हैं। जी जी। तो लंग्स एंड हार्ट की एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर। जिमिंग करते हैं तो मसल पावर बढ़ता है, मसल की साइज बढ़ती है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम्म, और तीसरा है योगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या ज़रूरी है। मैंने कितने सालों तक योगा को निग्लेक्ट किया, तो मैं धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मेरी बॉडी स्टिफ होती जा रही है। तो अब मैंने एक योगा टीचर रखा है जो मेरे से योगा भी करवाता है और मेरा स्ट्रेचिंग भी करता है, क्योंकि मैं देखा कि मैं खड़े रह के नीचे ज़मीन पे हाथ नहीं लगा सकता हूँ बेंड होके, तो मेरी बैक काफ़ी स्टिफ हो गई है। तो अब मैंने गोल रखा है कि मैं इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊँ कि मैं नीचे ज़मीन पे हाथ लगा सकूँ। ऐसा है, मेरे से पद्मासन नहीं होता है, सुखासन नहीं होता है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। जी, तो ये मैंने निग्लेक्ट किया था, मुझे पता नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था। जी। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए, और तीनों एक्सरसाइज करिए, कार्डियो एक्सरसाइज भी करिए, मसल की पावर के लिए भी करिए, बॉडी शेप के लिए भी करिए, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करिए। कोई भी चीज़ को निग्लेक्ट करना ये है, क्योंकि वो जिम में जिनका डेथ हो गया उसने शायद कार्डियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तभी तो उनका हार्ट बंद हो गया ना। एक सिद्धार्थ शुक्ला करके हुआ था, जी, जी, और भी किसी का हुआ था, जी। तो उन्होंने हार्ट को ध्यान नहीं दिया। 40 साल में हार्ट कैसे बंद हो जाता है, सिर्फ वो मसल बनाने के चक्कर में पड़े होंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स और ये मॉडल्स होते हैं, वो स्टीरॉयड की दवाई खाते हैं जी, मसल बनाने, दैट इज़ डेंजरस, जी। वो बॉडी को नुकसान करते हैं। ये तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इट इज़ नॉट ए सप्लीमेंट, इट इज़ ए मेडिसिन जो आपको बहुत नुकसान करती है, मगर खाते हैं लोग। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे योगा और जिम और ये ब्रीदिंग, ये दोनों, ये सांस लेने की प्रक्रिया, तो स्किन पर कौन सी चीज़ एज को कम करती है? शांत मन शांत मन स्किन पे असर करता है, उससे असर स्किन करता है, यानी मेडिटेशन। 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 दूसरी बात है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। एंटीऑक्सीडेंट स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है, ग्लूटाथियोन करता है, इसलिए मैंने ग्लूटाथियोन लेना शुरू किया। आपकी स्किन को फेयर भी बनाता है और शाइनी भी बनाता है, ग्लो आता है उसकी वजह से। तो ये सप्लीमेंट में ही मिलता है या हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है कोलेजन और ग्लूटाथियोन? हाँ, बॉडी प्रोड्यूस करती है ना? बॉडी प्रोड्यूस करती है, मगर जब मैग्नीशियम तो बाहर से खाना पड़ता है, कोलेजन आई थिंक बॉडी में बनता है, जी। मगर आजकल ये सब हमारी लाइफस्टाइल से नहीं होता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है ये सब चीज़ें। हाँ, जी, ये है। दूसरा है कि हमारा हैप्पीनेस के लिए 4 हार्मोन होते हैं, जी, ये चारों के चारों हार्मोन बॉडी में ही पैदा होते हैं। तो हमें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए जिसमें हम चारों का चारा फैक्ट्री चालू रखें। कौन से? ये हार्मोन का नाम है डोपामिन, DOSE, दवाई का डोज रहता है ना, जी। DOSE, अच्छा। याद रखने के लिए। डोपामिन जी, जो हैप्पीनेस का हार्मोन है, कोई हमारी तारीफ करे तो इमीडिएटली डोपामिन रिलीज होता है, ब्लड में आता है, हमें फील गुड होता है। जी। कुछ मिठाई खाते हैं, हमें फील गुड होता है, जी, वो डोपामिन से होता है। फिर O यानी ऑक्सीटोसिन, जी, वो बॉन्डिंग से आता है, लव से आता है। लव ये है, कोई आपको टच करे और हग करे, जी। तो ये लव का ये है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। S यानी सीरोटोनिन, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। ये जो डिप्रेशन वाले लोग रहते हैं उनका सीरोटोनिन कम हो जाता है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं। सीरोटोनिन है। और E है, वो एंडोर्फिन है, नेचुरल मॉर्फिन है। एंडोर्फिन यानी अंदर से बनने वाला मॉर्फिन, ऐसा नाम रखा है, तो एंडोर्फिन कहते हैं उसको। तो मॉर्फिन है, वो पेन किलर है, तो एंडोर्फिन, हमारे शरीर में एक मॉर्फिन बनता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहनी चाहिए कि चारों के चारों हार्मोन है जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो। बाहर से तो वैसे मिलना मुश्किल है, बाद में फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे और सीरोटोनिन के लिए आपको दवाई देगा, मगर लाइफस्टाइल अच्छी रहे तो अच्छा है। तो चारों के चारों हार्मोन अगर हमारी फैक्ट्री अच्छी चलती रहे तो हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, और हैप्पीनेस की फीलिंग आपको एजलेस बनाएगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा और ये सब कुछ करेगा। जी, और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, जितना फूड जरूरी है इतना एक्सरसाइज मेडिटेशन जरूरी है, मगर लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। और एक दुख की बात मैंने देखी है जी, कि इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, कहीं भी मैंने योगा और मेडिटेशन का डिपार्टमेंट नहीं देखा है। और दुनिया के भी मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने यूनिवर्सिटी देखी। अमेरिका की सब टॉप यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली गया हूँ, इवन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड, उसके बाद यहाँ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, अपना ड्यूक, येल, प्रिंसटन, बर्कली, ये सभी यूनिवर्सिटी में मैंने पर्सनली जाके देखा है कि वहाँ क्या डिपार्टमेंट होते हैं। तो अमेरिका के सभी यूनिवर्सिटी में योगा एंड मेडिटेशन का डिपार्टमेंट है और कोर्स चलते हैं। और मैंने अभी तक इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी
जनरल यूनिवर्सिटी नहीं देखी। अभी अहमदाबाद में एक योगा यूनिवर्सिटी हुई, जी। अलग बात है, मगर कॉमर्स के कॉलेज में कहीं योगा सिखा रहे ऐसा नहीं देखा, कि साइंस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सिखा रहे नहीं देखा। डॉक्टर्स को तो सबसे पहले सिखाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर मेडिकल कॉलेज में योगा और मेडिटेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। जी, स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल मोदी से साहब ने start काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, जी। मगर इतना अभी तक पेनिट्रेट नहीं हुआ है। जी। रामदेव बाबा ने बहुत मेहनत की, बाद में मोदी साहब ने की, जी। है ना। जी। तो अच्छा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें अच्छा है। जी। जी। और मैं भी लेट शुरू किया, मुझे भी इसका ये इम्पोर्टेंस पता नहीं था पहले। मैं जिम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट था। जी। बाद में लेटली रियलाइज़ हुआ कि मेडिटेशन का और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपने एजिंग में प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है, चक्र बैलेंसिंग का बहुत रोल है। खास करके हम ये करते हैं ना अनुलोम मिलन, जी। उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है ना, उसको एक्टिवेट करता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी एजलेस बनने लगती है अनुलोम विलोम से। तो ये सब आप करते हैं? मैं सब कुछ करता हूँ, जी। प्राणायाम करता हूँ, चक्र बैलेंसिंग भी मैं करता हूँ रेगुलरली। चक्र बैलेंसिंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके मेरे प्लेटफॉर्म पे रखा है। मेरा एक गुनी गुरु करके प्लेटफॉर्म है ऐप बेस्ड, जहाँ मेरे सब रिकॉर्डेड कोर्सेज है। जी। तो मैंने चक्र बैलेंसिंग का भी रखा है वहाँ पे, जी। और बहुत लोग तारीफ करते हैं वो प्रोग्राम को। बहुत, मतलब जिसने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है वो ही बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंसेस किया लाइफ में और सीखता गया। से मेरी ग्रोथ का एक कारण है कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड, जी। सीखने की मुझे बहुत तमन्ना है। और लर्निंग एटीट्यूड था तो मुझे पढ़ने का शौक था। कॉलेज के दिनों से मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प की किताब। और जैसे सबके लाइफ में होती है, मेरी पहली किताब थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको पता होगी, जी। जो बहुत पुरानी किताब है। मैंने 10th या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तब से मुझे पता चला कि किताब पढ़ने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी, लर्निंग एटीट्यूड मेरा रहा, सीखता गया। मैं कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करो, मैं आपसे वो टॉपिक पर डिस्कस कर सकता हूँ। जी। सेक्स से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक कोई भी सब्जेक्ट पे बात करो। मैंने धन के ऊपर 5 किताबें लिखी है, हेल्थ के ऊपर लिखी है, सभी के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिखी है, अब NLP पे लिख रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट है मेरे। जी। रिलेशनशिप के ऊपर मेरी किताबें हैं। जी। जी। बहुत कुछ है। तो डॉक्टर साहब, आपका जीनियस और यंग माइंड यंग माइंड है बहुत हमारा, क्रिएटिव। जी हाँ। इसलिए एजलेस होने का ये भी है कि मुझे लर्निंग एटीट्यूड है। देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, मेरे से छोटी उम्र के लोग भी, मेरे से 20-20 साल छोटे हैं, ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं जानते हैं। जानते हैं तो सिर्फ डायल करना जानते हैं, उनको सेव करना भी नहीं आता है कुछ मैसेज। मेरे से 20 साल छोटे हैं, और जबकि मैं सब एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, घड़ी से लेके फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, मेरा लैपटॉप, सब कुछ एप्पल का है, जो डिफ़िकल्ट है। अच्छा। एप्पल से लोग डरते हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मुझे सबसे आसान लगता है लर्निंग एटीट्यूड की वजह से। मैं ChatGPT कितने टाइम से यूज़ करता हूँ, जब से मार्केट में आया तब से यूज़ करता हूँ। आजकल लोगों को पता भी नहीं ChatGPT क्या है। ये नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने से डर जो होता है डर है उसका? नहीं, डर नहीं है, वो नहीं सीखना है, बस अपने दरवाजे बंद करके रखे, नहीं सीखना कि है। नहीं बनेगा। एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्विच रहती है, कुछ लोगों की ऑफ रहती है। वो सीखना चाहते हैं नहीं, सुधरना चाहते हैं नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। डर रहता है कि मैं कुछ सीखूंगा तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सही। वो शोले का डायलॉग है ना, अंग्रेज के ज़माने के जेलर है, जी। वो इसी के लिए है कि हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। जी सर, ये बुक में एक चैप्टर है 23 एजलेस बैंक अकाउंट। ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या है एजलेस बैंक वेरी गुड अकाउंट? क्वेश्चन। जी। ये मेरा आइडिया है, कहीं आपको और बुक में नहीं मिलेगा। जी। जैसे हम पैसे का बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, आप जब कमाना शुरू करते हैं तो बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, जी। बाद में डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं। जी। अगर डिपॉजिट ज़्यादा किया और विड्रॉल कम किया तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। जी। दैट इज़ अ फाइनेंशियल बैंक अकाउंट। हाँ जी। ठीक है। तो वो बैंक में जाके आप करते हैं और मनी से ट्रांजेक्शन करते हैं। वैसा ही एक हमारा खुद के साथ, हमारी बॉडी के साथ एक अकाउंट होता है जो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। उसमें भी डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल होते हैं, और उसमें भी एक बैलेंस बनता है, और इसको मैंने नाम दिया है एजलेस बैंक अकाउंट। अब क्या होता है, हमारी अच्छी अच्छी आदतें हैं जी। वो इसमें डिपॉजिट का काम करेगी, और बुरी आदतें हैं, बुरी आदत यानी दारू पीना, सिगरेट पीना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने का, रात को सोना नहीं, जंक फूड खाना, ये सब बुरी आदतें हैं। तो जितनी बुरी आदतें हैं हमारी लाइफस्टाइल में, ये सब चीज़ें इसमें विड्रॉल का काम करती है। और अच्छी आदतें हैं जैसे योगा करना, प्राणायाम करना, अच्छी नींद लेना,
फ्रेश फूड खाना, सप्लीमेंट लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें इसमें डिपॉजिट का काम करती है। जी। तो इसमें जितना बैलेंस बढ़ेगा इतना आपका बॉडी एजलेस होती जाएगी, और जितना उसका बैलेंस कम होता जाएगा इतना एजिंग फास्ट होगा आपका। तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो अपने आप को पूछना है कि ये मेरे अकाउंट में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ या मैं विड्रॉल कर रही हूँ। जी। अगर आपका विड्रॉल बढ़ेगा तो आपका एजिंग फास्ट होगा और डेथ भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपने डिपॉजिट बढ़ाते रहे, बैलेंस बढ़ाते रहे, तो आपका एज स्लो हो जाएगा, आप रिवर्स भी कर सब पाएंगे और फिर आप लंबा भी जियोगे और स्ट्रॉन्ग भी फील करोगे। तो ये बैंक अकाउंट के हिसाब से मैंने समझा है कि ऑलवेज कोई भी एक्टिविटी करते हो तो अपने आप को सोचो और जान लो कि कौन सी एक्टिविटी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, कौन सी विड्रॉल करेगी। ओनली डिपॉजिट के ऊपर फोकस करो, विड्रॉल से बचते रहो, तो आप ऐसे ही यंग हो जाओगे। एक ही कंसेप्ट आपको यंग कर देगा। अगले चैप्टर, अगले इस किताब में मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, मगर अगले चैप्टर में दूंगा कि कौन सी एक्टिविटी डिपॉजिट करती है, कौन सी एक्टिविटी विड्रॉल करती है। तो सिर्फ डिपॉजिट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो कुछ थोड़ा सा अभी कुछ हैबिट्स ऐसी बताएंगे आप जो मैंने कहा ना, withdrawal करनी देखो है? आप इरेगुलर स्लीप लेते हैं तो विड्रॉल है। ओके। रेगुलर स्लीप लेना चालू करो ओके। तो डिपॉजिट हो जाएगी, बैलेंस बढ़ेगा। आप जंक फूड खाते हैं, बंद कर दो, फ्रेश फूड खाना शुरू करो, डिपॉजिट हो जाएगा। हैबिट चेंज करो, बुरी हैबिट से अच्छी हैबिट। आप वरी करते हैं, चिंता करते हैं, एंगर वाला आपका नेचर है, एजिटेटेड माइंड है, तो विड्रॉल है। मेडिटेशन करके मन को शांत करो, ये ग्रेटिट्यूड फील करो। ग्रेटिट्यूड से आपका एंटी एजिंग दवाई है एक्चुअली, ग्रेटिट्यूड फील करना, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना, ये सब भी ये है। उसके बाद में आपका मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ये डिपॉजिट करेगा आपके लिए। जिम में जाके एक्सरसाइज करो, योगासन करो, बॉडी को बैलेंस में रखो। योगासन का एक फ़ायदा है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दुख कहाँ से स्टार्ट होता है कि धीरे धीरे जैसे एजिंग होता है तो बैलेंस निकल जाता है। तो आपने देखा होगा, आपके फैमिली में भी देखा होगा कि बुढ़ापे में कोई बाथरूम में गिर जाता है या रात को गिर जाता है क्योंकि बैलेंस मैकेनिज्म बिगड़ने लगती है। तो उसकी वजह से गिरते हैं, फिर फ्रैक्चर होता है, खास करके नेक ऑफ द फीमर का होता है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, 6 महीना बेड में रहना पड़ता है और मसल लॉस होता है। तो ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म बिगड़ जाती है, मसल का पावर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना मसल लॉस होता है, 30 साल के बाद शुरू हो जाता है मसल लॉस। तो गिर जाते हैं तो फिर बेड में और मसल लॉस होता है, फिर और बैलेंसिंग मैकेनिज्म बिगड़ती जाती है। तो ऐसे एजिंग एकदम फास्ट होने लगती है, एक ही फॉल के बाद एजिंग फास्ट होती है। अभी मेरे ससुर गिर गए थे 15 दिन पहले, अभी तक आईसीयू में थे, अभी बाहर आए आईसीयू से, जनरल वार्ड में आए। तो यही था, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, गिर गए बैलेंस की वजह से। बैलेंस नहीं मेंटेन करने का 2 ही रीज़न है, बैलेंसिंग मैकेनिज्म बिगड़ी है और मसल का जो टोन है वो लूज़ हो गया है, इसलिए आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए मर जाते हैं। तो बॉडी का बैलेंस कैसे बना के रखें? तो वही योगा करते योगा हैं। से हाँ, मतलब जिम वगैरह नहीं, सिर्फ योगा? बिल्कुल योगा से ही होता है, योगा के एक्सरसाइज से। अच्छा। और मैंने इसलिए योगा किया और मेरा अभी इतना अच्छा बैलेंस हो गया कि मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया। और वो एक वृक्षासन करके होता है, ऐसा हाथ करके पाँव को आधा ये करके, सबसे डिफिकल्ट है, मैं बहुत लंबा तक वो ऐसा खड़ा रह सकता हूँ ऐसा। तो काफ़ी मैंने ये किया, बैलेंसिंग के लिए है वो। ताड़ासन भी है और ये वृक्षासन भी है बैलेंसिंग के लिए। बहुत सारी एक्सरसाइज है बैलेंसिंग के लिए। तो ये करता रहता हूँ, तो ये करना ज़रूरी है। एंटी एजिंग भी है वो से। एजिंग यानी नॉट ओनली स्किन के रिंकल नहीं है, वो एजिंग नहीं है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी शुड बी वर्किंग लाइक ए यंग पर्सन। उसमें आपका मसल की जो फंक्शन है वो भी यंग जैसी होनी चाहिए, आपका लीवर भी यंग आदमी जैसा फील करे और काम करे, आपकी किडनी भी ऐसा काम करे, उसको ये करते हैं। पूरा बॉडी के हर सेल को यंग बनाना है आपको, सिर्फ स्किन को नहीं। स्किन को बनाने के लिए तो कॉस्मेटिक है ही, और लोग उसी को ही यूज़ करते हैं, समझे ना जी। ये सब बातें हैं। तो सर आपने बताया कि एजिंग कम करने के लिए हमें फूड हैबिट्स पे ध्यान देनी चाहिए, हमारी डेली रूटीन हैबिट्स पे ध्यान देनी चाहिए, हमारी स्लीप साइकिल पर ध्यान देना चाहिए, और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सप्लीमेंट लेना चाहिए, सप्लीमेंट, हाँ जी, सप्लीमेंट लेने चाहिए, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये अब मैं यहीं पे आ रही हूँ कि योगा का एक पार्ट होता है विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम। योगासन एक अलग चीज़ हो गई,
वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और थोड़ा सा। तो ये जो प्राणायाम है और मेडिटेशन है और विजुलाइजेशन है, ये किस तरह से एज को कम करने के लिए काम करते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि योगा को 8 पार्ट में डिवाइड किया है पतंजलि ऋषि ने, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। जी उसमें पहला है यम, जी। यानी दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना। नियम, ओके। खुद के साथ कैसे बिहेव करना, ये नियम है। उसके बाद आता है आसन, जो बॉडी को कंट्रोल के लिए होता है। पहले 2 है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, फिर आसन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, फिर आता है प्राणायाम जो हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करता है, जो हमें माइंड के साथ जोड़ते हैं। बॉडी माइंड का कनेक्शन तो ब्रीथिंग होता है जी। उसके बाद आता है प्रत्याहार, जिसमें हम हमारे जो 5 सेंसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है धारणा, फोकस करना। फिर आता है ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और फिर होता है समाधि। ऐसे अष्टांग योग है, और ये अष्टांग योग जो भी करेगा ना, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एजलेस हो जाएगी। और मेरा आगे का जो सब्जेक्ट है, मैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर ही करने वाला हूँ, और मेरी नई बुक आ रही है वो पतंजलि योग सूत्र ही है। तो मैंने देखा कि जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पतंजलि योग सूत्र में है, और बियॉन्ड माइंड पावर है सब कुछ। मैं इतने सालों से माइंड पावर सिखाता था। मैं देखो, डॉक्टर बनने के बाद मैंने 25 साल मेडिकल डॉक्टर का काम किया, यानी शरीर का डॉक्टर का काम किया। फिर मैंने माइंड पावर की ट्रेनिंग शुरू की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, ये सब 25 साल 50 साल चले गए। अब मैं आत्मा का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बॉडी का डॉक्टर, माइंड का डॉक्टर, अभी आत्मा का डॉक्टर, जो पतंजलि योग सूत्र के थ्रू और एक जीवन विद्या करके है उसके थ्रू मैं करूँगा। तो अभी आगे का मेरा पूरा जीवन है ये दोनों सब्जेक्ट में जाने वाला है, इसके अलावा एजलेस बॉडी के अलावा जो मैं आगे जाके कर रहा हूँ। तो वो जीवन जीने का बड़ी मज़ा आती है। अभी मुझे ऐसा पैसे का वो दूसरे लोगों का जैसा ये नहीं है, जितना कमा लो वैसा कमा लो। हैप्पी जितना मिला उससे बहुत हैप्पी हूँ ऐसा। तो ये होता है। तो आपको लाइफ में बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल होता है एंटी एजिंग के लिए। अच्छी रिलेशनशिप रखनी बहुत ज़रूरी है जी। ऐसा। मैंने एक किताब पूरी लिखी है जिसका नाम है स्नेह का झरना। वो रिलेशनशिप के ऊपर है, और रिलेशनशिप बैंक अकाउंट मैंने बनाया है उसमें। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट रहता है, जैसे आज हमारी दोनों की पहचान हुई, पहली बार हम मिले, तो हमारा दोनों के बीच में एक अकाउंट स्टार्ट हुआ जिसको हम इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं। आज आपने जो मेरे साथ बिहेवियर किया उससे कुछ डिपॉजिट हुआ, मैंने जो किया उससे डिपॉजिट हुआ। आगे मिलते रहेंगे तो डिपॉजिट विड्रॉल चलता रहेगा, उससे एक बैलेंस बनेगा। ये जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन 2 पीपल है। तो हमारे बीच में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आज हमने कैसा बिहेव किया है सर। समझे ना? तो ऐसे डिपॉजिट विड्रॉल चलता ही रहता है। तो हमें अगर सबसे रिलेशनशिप अच्छी रखनी है तो जैसे मैंने एजलेस बॉडी अकाउंट कहा, वैसे रिलेशनशिप का अकाउंट को भी माइंड करना चाहिए। कि हमेशा हर इंसान के साथ हमारा डिपॉजिट होना चाहिए ज़्यादा और बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कब उनकी फेवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सबके साथ मेरा अच्छा अकाउंट रहे। अभी ये आशीष जी के साथ मेरी अच्छे 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तब से कंटिन्यूसली आई मेक श्योर कि मैं डिपॉजिट ही करता रहूँ, विड्रॉल नहीं करूँ। और डिपॉजिट करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा कि मैं आधी रात को भी फ़ोन करूँगा, फ़ोन उठा के मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मेरा बैलेंस कम है तो वो फ़ोन बंद कर देंगे या मुझे ब्लॉक कर देंगे, ऐसा होता है। तो बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं। कॉन्फिडेंस बैंक अकाउंट होता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। वो हमारे खुद के साथ हम डिपॉजिट और विड्रॉल करते रहते हैं। कुछ एक्शन ऐसे रहते हैं जो डिपॉजिट करते हैं, कुछ एक्शन विड्रॉल करते हैं, और उसका बैलेंस है वो कॉन्फिडेंस का बैलेंस है। ये होता है। बहुत सारे बैंक अकाउंट में जानता हूँ जो मैं सिखाता हूँ लोगों को। मतलब हर बैंक अकाउंट के साथ एक पॉडकास्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। या जी, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं, इतनी सारी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका कोई एक ऐसा मिथ है क्या जो टूटा कि नहीं, एजिंग को रिवर्स करने के लिए हम बिल्कुल नहीं करना, ये अभी कर रहे हैं वो सही है? मैं भी ज़्यादातर यही मानता था कि एजिंग इज़ अ टाइम बाउंड प्रोसेस। जैसे जैसे टाइम जाएगा ऐसे हम बूढ़े होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, ये तो इनएविटेबल है। मगर ये किताब शुरू करने के बाद जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एजिंग को बहुत स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हो। ये मुझे पता नहीं था। इसके जब रिसर्च किया किताब के लिए तब पता चला कि रिवर्स भी हो सकती है। इतना पता था कि आप स्लो कर सकते हो, मगर रोक दो और रिवर्स करो ये मुझे नहीं पता था। ये मेरी मिथ टूट गई इसका करने से। अच्छा। और फिर गट्स का कैसे रिलेशन है,
हमारी एजिंग के साथ, जी। ये भी मुझे पता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसके ऊपर काम करने से ये सब चीज़ें पता चली। मतलब जब आप मेडिकल से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आए तब ये चीज़ें आपको पता चली। धीरे धीरे पता चलने लगी ये सब कुछ जी। ऐसा है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब सबकॉन्शियस माइंड का पावर तो इतना ही है जो सबको इक्वल दिया गया है। हमें तो ये सीखना है कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करें। ओके, हाँ। पावर की क्वांटिटी तो सबके सेम है, सबको 100% पावर जी। दिया है। जो इंसान ये पावर को जानता है और उसका इस्तेमाल करता है, उनके जीवन में खुशियाँ होती है, संघर्ष बंद हो जाता है। जब से मैं सबकॉन्शियस माइंड को सीखा और इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में संघर्ष है ही नहीं, स्ट्रगल है ही नहीं। मुझे जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। आसानी से यानी काम करना पड़ता है, मगर संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो इसलिए मैंने 25 साल तक सबकॉन्शियस माइंड ही लोगों को सिखाया। और दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर अडिया, आपके सीखने के बाद मेरे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आया। और ऐसा परिवर्तन जो हमें ऑब्वियसली दिखता है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे 20 लाख का कार गिफ्ट किया। अभी बम्बई के एक डायमंड बिजनेसमैन ने मेरी वाइफ के लिए डायमंड के ईयरिंग ये दिए। एक बार मुझे 20 साल पहले एक डायमंड बिजनेसमैन ने मुझे डायमंड की अंगूठी गिफ्ट किया था। तो ये बड़ी बड़ी ये घड़ी भी मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है। तो उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा कि हमें ऐसा इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं। फॉरेन की ट्रिप गिफ्ट मिलती है मुझे। मैं हार्डली कभी मेरे पैसे से फॉरेन गया हूँ, दूसरे के पैसे से गया हूँ। लोग मुझे लेके जाते हैं फॉरेन कि इनके साथ जाने का मज़ा आता है ऐसा। तो ये बताता है कि हमने लोगों के लाइफ में कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है कि लोग खुशी खुशी हमारे लिए ये सब कुछ करते हैं ऐसा। तो मज़ा आता है सब कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर मैंने जिनको भी सीखा है, बड़े बड़े लोग, अमित शाह के जो बेटा है जय शाह, आईसीसी का अभी चेयरमैन है, कितना बड़ा आदमी है वो। मेरा एक ज़माने में स्टूडेंट था। अभी इलेक्शन के टाइम पे मुझे अहमदाबाद में मिल गया। मुझे पता नहीं था मेरा स्टूडेंट था, क्योंकि स्कूल में था तब मेरा प्रोग्राम अटेंड करने को आया करता था। मैं तो 35 साल से इस फील्ड में हूँ। तो अभी तो वो बड़ा आदमी बन गया। तो मुझे बोला, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं बोला, कैसे, कब, कहाँ मेरे पास पढ़े? बोले, मैं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप अटेंड किया है, उसकी वजह से ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं तो हैरान हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। हमारे विजय रूपाणी करके सीएम थे, बाद में बताया कि मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए थे। सबकॉन्शियस माइंड को सबसे जल्दी ट्रेंड करने का क्या तरीका है? जल्दी ट्रेंड करने का? हाँ, उसको ट्रेंड किया जा सकता है क्या? हाँ, प्रोग्रामिंग करते हैं इसको, हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करने का। ओके, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। हाँ, उसके सिस्टम फॉलो करो। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामर। और प्रोग्रामिंग की 5 लैंग्वेज होती है। ये 5 लैंग्वेज आपको पता होने चाहिए। इंटेंशन, आइडेंटिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड फीलिंग। 5 की नहीं, 2 यूज़ करोगे ना तो भी आपका फ़ायदा होगा। जो कॉमन है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। तो आपने एक गोल डिसाइड कर लिया। अभी आपका सबसे बड़ा गोल क्या है बताइए? सबसे बड़ा गोल, उसके ऊपर ही बात करते हैं। और आप अचीव कर लोगे जल्दी जल्दी। बोलो, करोड़पति बनना है, कितने रुपये चाहिए बताओ? कितने चाहिए? 100 करोड़ हैं? 100 करोड़ 100 करोड़ ना? ठीक है, आपने एक डिसाइड कर लिया, तो आपने इंटेंशन क्रिएट किया। अब आपको सबकॉन्शियस माइंड में एक गोल ट्रांसफ़र करना है। तो आपको एक विज़न बोर्ड बनाना है, लिखना है या पिक्चर बनाना है, और उसका प्रिंट निकालना है और अपने बेडरूम में लगाना है। रात को सोते समय उसको देख के उसके बारे में सोचते सोचते सो जाना है, और सुबह उठ के फिर से उसको थोड़ी देर देखना है, यानी विजुलाइज करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। विज़न बोर्ड नहीं बनाओगे तो 10% सक्सेस मिलेगी, और विज़न बोर्ड बनाओगे तो 90% सक्सेस मिलेगी। विज़न बोर्ड बनाने का नहीं बनाने का इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आपको 100 करोड़ इनकम इन नेक्स्ट 5 ईयर ऐसा लिख के आपको विजन, कितना 5 साल में चाहिए, 10 साल में 100 करोड़ कितना? 5 साल, जितने जल्दी 1 साल में मिल जाए। नहीं, 1 साल तो देखो, गोल शुड बी लॉजिकल ऑलवेज, यानी टाइम पीरियड शुड बी लॉजिकल। से मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी, तब मैंने मर्सिडीज विजुलाइज किया था। अब आज कोई साइकिल वाला मर्सिडीज विजुलाइज करेगा तो दूसरे दिन या दूसरे महीने तो नहीं आएगी ना। एक नेचुरल पीरियड रहता है, प्रोसेस रहती है। मेरी 20 साल के बाद आई। जब मेरे पास साइकिल थी और मर्सिडीज थी, उसके बीच में 20 साल का पीरियड था। तो 1 साल तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट 5 to 10 years यू कैन कीप इट। 5 साल इट इज़ नेवर ए इलॉजिकल गोल, इट इज़ एन इलॉजिकल टाइमलाइन। लोग इसलिए फेलियर होते हैं कि उत्साह में जल्दी लिख देते हैं कि मुझे अगले साल मर्सिडीज चाहिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ गया है कि ना, कि नहीं इतने जल्दी नहीं, लालच अच्छी बात नहीं, लॉजिकल टाइम लिमिट होनी चाहिए। हाँ जी, है ना जी। तो आपका अभी तक का बैकग्राउंड देख के मैं बताता हूँ, 10 साल में भी अगर आपके पास 100 करोड़ आ गए तो अच्छी बात है ना।
है ना। देखिए, तो इसका मतलब 10 साल में 100 करोड़, तो एक साल में 10 करोड़ हुआ, तो प्रैक्टिकली महीने का 1 करोड़ हुआ, जी है ना। जी। तो अभी आप जो एक्टिविटी करते हो तो उससे लॉजिकली सोचिए कि एक्टिविटी से आएगा कि नहीं। वैसे आ भी सकता है, ऐसा कि नहीं है कि आपका पॉडकास्ट क्लिक हो गया, यही पॉडकास्ट क्लिक हो गया तो आप कर सकते हैं। जी। तो फिर विजुलाइज करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए प्लानिंग करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, आपको इंट्यूशन के जरिए बताएगा कि आप ये काम करो, उसकी वजह से आपका इनकम चालू हो जाएगा। और राइट टाइम पे राइट इंसान की आपको मदद दिलवा देगा सबकॉन्शियस माइंड, और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। जैसे हो सकता है आपने 100 करोड़ का गोल दिया है सबकॉन्शियस माइंड को, तो ये टीम से आपकी पहचान हुई, ये टीम ने आपको प्रमोट किया, आपको बताया कि ये पॉडकास्ट लाइन में आ जाओ। और पॉडकास्ट लाइन में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो महीने का करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, है ना। मैंने इसकी गिनती किया था कि 1 घंटे का व्यूअरशिप में 200 रुपया देता है गूगल वाला। अब मेरा एक पॉडकास्ट है, एक आदमी ने किया, उसका 3 लाख व्यूअर्स आए। अगर हम मान लें कि 3 लाख लोगों ने 1 घंटे का देखा है, तो 3 लाख घंटे का उनको 200 के हिसाब से कितना मिल सकता है, सोच लो। 1 घंटे का व्यूअरशिप का गूगल 200 रुपया देता है। और हम ऐसा प्रिज्यूम करें, मान लो 3 लाख छोड़ो, 1 लाख लोगों ने पूरा देखा 1 घंटा, तो 1 लाख इंटू 200 रुपया कितना रुपया हुआ? 2 करोड़ रुपया एक ही पॉडकास्ट से गूगल देगा 1 महीने में। ये 1 महीने में हुआ है। अच्छा, 1 ही महीने में हुआ है ये सिर्फ विजुअलाइजेशन से, नहीं, मैनिफेस्टेशन से? नहीं, तो ये हो सकता है कि आपका पॉडकास्ट इतना फास्ट होने लगे कि हर पॉडकास्ट की व्यूअरशिप आपकी 2 लाख 3 लाख 5 लाख होने लगेगी। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी मतलब सबकॉन्शियस माइंड करेगा ये क्रिएट। ओके। आपको राइट इंसान के साथ पॉडकास्ट होगा, राइट वे में होगा, आपके माइंड में राइट क्वेश्चन आएगा, आपका एडिटर अच्छा होगा जो अच्छा एडिट करके देगा, और फिर लोगों को अट्रैक्ट करेगा देखने के लिए। ये सब बैकग्राउंड वर्क सबकॉन्शियस माइंड करता है, ऐसा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज बैक लाइन में काम करता है, फ्रंट में काम नहीं करता है। फ्रंट में तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब सबकॉन्शियस माइंड हमें इंडिकेशन देता है तो आपको उसका एक्शन लेना पड़ता है, ऐसा होता है। ये मेरा पॉडकास्ट कैसे शुरू हुआ? अहमदाबाद में मुझे एक मेरा चाहक मिला जो पॉडकास्टर है, जिनका 1 मिलियन फॉलोअर है इंस्टा पे, विरल साखिया करके है। तो बोले, सर मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं बहुत सालों से मैं आपको फॉलो करता हूँ, मुझे आपका पॉडकास्ट करना है। बोला ठीक है, कब करना है, कहाँ करना है? तो बोले आप रेडी हो ना? मैं बोला हाँ। बोले बम्बई आ जाओ। तो मेरा बम्बई जाना नहीं हुआ, यहाँ दिल्ली आना हुआ। बोला यार अभी बम्बई तो नहीं आने हो रहा, दिल्ली में। बोले मैं दिल्ली में करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने चित्रेश को फ़ोन किया कि डॉक्टर अड़िया करके आ रहे हैं, उनका पॉडकास्ट लो। तो चित्रेश ने शुरू कर दिया, तो उनके थ्रू 20 जितने पॉडकास्ट हो गए। फिर अमित कुमार को फ़ोन किया, अमित कुमार ने किया, उनका हो गया। फिर सुमांशु करके उनको किया, तो धड़ाधड़ मेरे पॉडकास्ट बनने लगे फटाफट। तो सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, मैंने वो अपॉर्चुनिटी को पहचाना और मैंने एक्शन लेना शुरू किया। तो एक्शन तो आपको लेना ही है ना। बट राइट लोगों का मुझे एनवायरनमेंट मिलने लगा। मुझे पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने कभी किया ही नहीं था। ये सबकॉन्शियस माइंड को मैंने कमांड दिया कि मेरा सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रेजेंस करना है, मुझे क्या करूँ? तो सबकॉन्शियस माइंड ने यहाँ खींच के लाया मुझे। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस होती है, स्पेशली कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है कि सिर्फ बैठकर हमें मेडिटेशन? नहीं, आप रिलैक्सेशन का ट्रैक है, मैं आपको भेजूंगा मेरा। रिलैक्सेशन करोगे ना तो आपका कॉन्शियस माइंड डाउन हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ विजुलाइजेशन के कमांड है, तो आप विजुलाइज करो कि 10 साल में आपके पास 100 करोड़ आ रहे हैं और आपका ये पॉडकास्ट का बिजनेस बढ़ता जा रहा है और हर पॉडकास्ट का 5 से 10 लाख व्यूअर्स मिलते हैं आपको। ऐसा विजुलाइज करना शुरू करो। ये सब कुछ, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बिल्कुल सही है वो। और दूसरी बात है, माइंड पावर का शॉर्टकट बोल रहे थे ना, ये 100 करोड़ का फिगर को 24 घंटे में 2 घंटा माइंड में घुमाओ कम से कम। ऐसा देखा गया है कि जो आपका विचार डोमिनेट बना देते हो ना, वो जल्दी से मैनिफेस्ट होता है। तो खाते पीते उठते बैठते ट्रैवल करते करते 100 करोड़ अपने अंदर ये फिगर को घुमाया करो, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, फास्ट मिलेगा। उससे पहले भी मिल सकता है आपको। बस 100 करोड़ का फिगर माइंड में घुमाते रहो और बिंदास बोला करो लोगों को, शर्माओ मत। बोलो, पहले तो जाके हस्बैंड को बोल दो मुझे 100 करोड़ 10 साल में कमाना है और मैं कमा के दिखाऊंगी। अपनी बेटी को सिखाओ, नौकरी क्यों करती हो, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम दोनों मिलके कमाते हैं 100 करोड़ रुपये।
नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए। मैं मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैं MBBS MD का एग्जामिनर रह चुका हूँ मेडिकल कॉलेज में। इतना बड़ा पोस्ट से मैं इसके अंदर आया हूँ, सोच लो। मतलब नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। नौकरी में कभी 100 करोड़ कमा ही नहीं सकते। नौकरी तो नौकरी यानी नाम गुलामी से लिख दिया ही- आपने अपनी। नाम से ही नौकरी मतलब हाँ, नौकर वाली। करना नहीं किया, गुजराती में वही बोलते हैं, हाँ जी करी ने नो करी, जी। किया मगर कुछ नहीं किया। तो जब से मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता तो आज मुझे 2 लाख का पेंशन मिलता था, मगर मैंने छोड़ दिया। जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, नहीं करनी चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया। तो बस ये सीक्रेट को रख लो, उठते बैठते सोते खाते पीते 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ यहाँ हैमरिंग करना चालू करो। और एक एफर्मेशन का पेज लिखो कि मैं 100 करोड़ कमा रही हूँ, 100 करोड़ कमा रही हूँ, 100 करोड़ कमा रही हूँ, या 100 करोड़ का अमाउंट मेरे तरफ खींच रहा, ऐसा विजुअलाइज करो। यू विल बी सरप्राइज, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी जी। और होगा। मगर अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, काम आपको करना है, कॉन्शियस माइंड को और आपके शरीर को करना है। सबकॉन्शियस माइंड आपको बैकग्राउंड में हेल्प करेगा, ये समझ लेना। जी, समझा ना? जी जी। एंड जब 100 करोड़ हो जाए तो मुझे एक पार्टी देना अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे कितने स्टूडेंट है यूट्यूब पे मैं आपको दिखाऊंगा। एक सौजी भाई धोड़किया करके डायमंड के बिजनेसमैन है सूरत के अंदर, यहाँ कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के शोरूम से यहाँ पे। तो आज से 25 साल पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे 2000 के साल में। उनका 300 करोड़ का सिर्फ बिजनेस था, आज उनका $1 बिलियन को क्रॉस कर दिया उसने बिजनेस। और मेरी एडवाइस है, वो पब्लिक प्रोग्राम में बोलते हैं कि इनकी वजह से मेरा सब कुछ हुआ है। अच्छा, अभी उनके बेटे की शादी थी तो मैं वहाँ गया था, तो सबको बता रहे थे ये सब डॉक्टर अड़िया की वजह से है, ऐसा वो सबको बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ तक वो पहुँच गए। आपने उसका किस्सा सुना होगा, आज से 5 साल पहले उसने दिवाली पे सब अपने मैनेजर को कार गिफ्ट किया था, 1200 कार। उसकी बात कर रहा हूँ, सौजी भाई धोड़किया नाम है, 25 साल से मेरे स्टूडेंट है। वो 300 करोड़ में से आज बिलियन पे पहुँच गए। उनको पद्मश्री मिला। मोदी साहब उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए गए थे। कोई प्राइम मिनिस्टर कोई पर्सनल ऑफिस का इनॉग्रेशन करे, वो दुनिया में पहली बार हुआ, ये इनके साथ हुआ है। तो आपने उन्हें सबकॉन्शियस माइंड को सिखाया था करना कैसे, ये विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, ये सब सिखाया था मैंने आज से 25 साल पहले। ये 25 साल का नतीजा है इनका। अच्छा, ऐसा है। उनका कृष्णा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस आज 200 मिलियन का है और 100 उनकी फ्रेंचाइजी आउटलेट है। ऐसा ये हालत है। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, मिलियनर बिलियनर, लॉटरी लगी $1 मिलियन की, ऐसा भी मेरे पास है। एक टीनो पटेल करके अमेरिका में ऑरलैंडो के मेरे प्रोग्राम में आया था, वो लॉटरी की टिकट बेचता था। मुझे पूछा उसने कि क्या लॉटरी भी लग सकती है सबकॉन्शियस माइंड से, ट्राई करो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने मेरे प्रोग्राम में बैठ के विजुलाइज किया था कि मुझे ये जैकपॉट लगा है और उनको मिला था लॉटरी। और 1 महीने के बाद ही उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर अड़िया थैंक यू एंड गुड न्यूज़ है कि मुझे लॉटरी लगी है $1 मिलियन की। बोला गप्पे मत मार। बोले नहीं वेबसाइट पे जाके देखो। फिर मैंने फ्लोरिडा लॉटरी के वेबसाइट पे जाके चेक किया, टीनो पटेल डाला तो पता चला कि उनका न्यूज़ सही था। तो ये सब कुछ होता है सर। आपने अभी तक शुरू नहीं किया लगता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर इस्तेमाल करना। नहीं, मैंने शुरू किया ये मैं ये नो दाई सेल्फ जो रिट्रीट होता है मसूरी में अनुराग ऋषि का जी किया आपने अटेंड? हाँ, वो मैंने जब अटेंड किया तब मतलब मेरा इंट्रोडक्शन सबकॉन्शियस माइंड से वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, कितने टाइम पहले किया? अप्रैल था यही 25। अच्छा, अभी का है। मैं तो 35 साल से सबकॉन्शियस माइंड की बातें कर रहा हूँ। लेकिन तब से अब तक भी मैं जो देख रही हूँ चमत्कार ही हो रहा है, मतलब बिलीव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं ये देख रही हूँ, नहीं बिलीव तो करना ही पड़ेगा। चीज़ें सच में जो आप कह रहे हैं ना कि जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए सारी प्लानिंग करता है और चीज़ें अट्रैक्ट होती है इजीली, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती। तो ये मैं एक्सपीरियंस स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मेहनत करके पैसा मिलता है। मगर लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ लोगों को पैसा नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ जी। तो बिना स्ट्रगल का नॉर्मल मेहनत करके 100 करोड़ कमाना भी आसान है अगर बिलीव करोगे तो। ये नेपोलियन हिल का एक सेंटेंस है, वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान जो सोचता है और मानता है वो पाता है। मानना जरूरी है, कंडीशन अप्लाई होती है ना। ये नेपोलियन हिल का फेमस सेंटेंस है। तो आप मान लो कि आप 10 साल में 100 करोड़ कमाओगे और ये आपका अच्छा बिजनेस है क्योंकि आपका प्रेजेंटेबल लुक है, आप इंटरव्यू अच्छा लेती हो
और एजलेस का एग्जाम्पल हो। अच्छा, लोगों को बता दो अपनी एज, आपकी एज बता दो, मेरी भी बता दो आप ही। कितना अच्छा गेस किया उन्होंने, पता चलेगा। तो कमेंट आए हैं कितने पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब की एज 73। 75। 5। यस। अच्छा, मतलब मैंने अभी भी जानने के बाद भी 2 साल कम कर दिए। हाँ, 2 साल कम कर दिया। और आपकी एज बतानी है तो बता दो, लोग बताते नहीं हैं, मगर आप बता सकते हैं तो बता दो। अच्छा, मेरी एज मैं बता दूं, डॉक्टर साहब से थोड़ी छोटी हूँ मैं। थोड़ी सी छोटी है। सोच लो फिर। आई एम 49। शी इज़ 49 और दिखती कितनी है देख लो। दोनों एजलेस बॉडी के एग्जाम्पल है। आपको भी ऐसा बनना है ना। सर का फॉलो रूटीन, दिस साइंस। मेरा रूटीन थोड़ा मैच करता है। हाँ, रूटीन भी हमारा मैच जी, करता मैच है। करता है। गुड। तो अगर आपको एजलेस बनना है तो ये साइंस को सीखिए, प्रैक्टिस करिए, आप भी हमारे जैसे बन जाएंगे। कम से कम 20 साल का तो डिफरेंस दिखेगा ही आपके अंदर, डेफिनेटली। जी, मज़ा आ गया आपसे बातें करने का। लवली। थैंक यू सर। Good. आप हमारे पॉडकास्ट Thank में you आए, very यहाँ much. पर इतनी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें आपने, सबसे इम्पॉर्टेंट जो दुनिया भाग रही है उसके पीछे, एजलेस बॉडी। मैं फिर से आपकी बुक एक बार यहाँ इसके दिखाना हम चाहती लिंक हूँ। दे देंगे नीचे कमेंट जी। बॉक्स में, ताकि लोग खरीद सकें। जी। अमेज़ॉन पे ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है ये। ओके, तो ये और भी भाषाओं में लॉन्च होने वाली है, अभी इंग्लिश में है। ये आप ज़रूर ख़रीदें और इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और Thank अपनी you. नॉलेज हमें देने Thank के you. लिए। थैंक यू सर।